Ladies and gentlemen. नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आज इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ यहां पर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपका होने वाला है फिजिक्स का, यानी कि भौतिक विज्ञान का। और इसमें मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में मैं आपको लगभग 3 जो है सब्जेक्ट्स जो है मैं शुरू करने वाला हूं। एंशियंट हिस्ट्री हो जाएगा, जिसको हम प्राचीन भारत का इतिहास बोल सकते हैं। इसके बाद मिडिएवल हो जाएगा, जिसको हम मध्यकालीन भारत का इतिहास बोल सकते हैं। तीनों की क्लासेस जो है मैं एक बार में बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लगभग दोनों का जो खींच के चलेगा तो 45 घंटे की क्लास रहेगी, जो कि आप मोटा मोटी मान सकते हैं। तो 15 की आपकी फिजिक्स की, 15 की आपकी मध्यकालीन की और 15 जो है प्राचीन की होने वाली है, जो कि मैं इस महीने के लास्ट तक जो है तीनों को मैं ख़त्म कर दूंगा। और मैं जो बनाने वाला हूँ फुटकर बनाने वाला हूँ। यहाँ पर एक वीडियो इसका आपका फिजिक्स का आज दे दूंगा, फिर आपका प्राचीन का दे दूंगा, फिर मध्यकालीन का दे दूंगा। ये तीनों कंप्लीट जैसे होते हैं उसके बाद मैं केमिस्ट्री का भी शुरू कर दूंगा यहाँ पर। और हमारा जो है जीएस जो है एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। छोट कुछ सब्जेक्ट्स रह जाएंगे, जैसे कि आपका आर्ट एंड कल्चर रह जाता है, साइंस एंड टेक रह जाता है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट रह जाता है। ये छोटे मोटे हैं, इनको मैं 1 महीने 2 महीने के अंदर इनको समाप्त कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो है भौतिक यानी कि फिजिक्स के बारे में। और शुरू करने से पहले मैं हल्की सी जानकारी दे दूं कि यहाँ पर जो फिजिक्स बताने वाला हूँ वो इस तरह से बताने वाला हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कितना भी छोटा हो और फिर चाहे कितना भी बड़ा हो, इस तरह से मैं आपको दूंगा, इस तरह से समझाऊंगा, इस तरह से बताऊंगा कि आपका बेड़ा पार हो ही जाएगा, चाहे आप कितनी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं अपने इस चैनल की अगर बात करूँ तो लगभग मैं 1500 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें अगर आप बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा हिस्ट्री आपकी कंप्लीट मैं करवा चुका हूँ, पॉलिटी कंप्लीट करवा चुका हूँ, साइंस की अगर बात की जाए तो बायोलॉजी कंप्लीट करवा चुका हूँ, फिजिक्स चल रहा है, उसके बाद आपका पॉलिटी में कंप्लीट करवा चुका हूँ। इकोनॉमी की अगर बात करें तो लगभग 350 वीडियो में इकोनॉमी की डाल चुका हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लगभग 350 वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर लेना। और इसके बाद अगर बात की जाए तो इंडियन ज्योग्राफी के, तो इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 120 आपको वीडियो मिल जाएगा। बायो की बात की जाए तो लगभग 120 आपका बायो का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगभग मोटा मोटी चैनल पे जो आप देखेंगे तो 1500 वीडियो है। तो आप वहां पर जाइए, प्लेलिस्ट से चेक कीजिए, वहां पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आपका आपका भौतिक विज्ञान। और शुरू करने से पहले बता दूं कि इसका आपको नोट्स या पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं कि लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि जो है इस वीडियो से और लोग भी लाभ ले सकें। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंटेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ भौतिक विज्ञान की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर दूंगा आपको भौतिक स्रोत के बारे में बात करेंगे। इसके बाद गति क्या होती है, बल एवं न्यूटन के गति विषयक नियमों के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर कार्य शक्ति एवं ऊर्जा के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करेंगे, पदार्थ के यांत्रिक गुण के बारे में बात करेंगे, आवर्त गति एवं तरंग के बारे में बात करेंगे, ऊष्मा के बारे में बात करेंगे, वैद्युतिकी के बारे में बात करेंगे और चुंबकत्व के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, इसी में आगे हम बढ़ेंगे तो हो जाता है प्रकाश। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं नैनो प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन एवं विसर्जन के बारे में यहाँ पर बात होगी। उसके बाद नाभिकीय भौतिकी के बारे में बात होगी। इसके बाद संचार प्रणाली के बारे में यहाँ पर बात होगी। इसके बाद हम आगे बढ़े तो इसी में ही हम इसको खोल के यानी कि विस्तार से अगर हम पूरे सिलेबस को देखें कि भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के बारे में यदि हम विस्तार से देखें तो बहुत बड़ा और काफ़ी इसका सिलेबस हो जाता है, जिसको कवर करने की अगर बात करूं तो 15 घंटे का ये मैं वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपका पूरा फिजिक्स, और एक वीडियो में 3 घंटे का बनाऊंगा जिसमें आपका फिजिक्स जो है कंप्लीट हो रहा होगा मोटा मोटी, लेकिन ज़्यादा विस्तार से नहीं होगा। ये लगभग हो सकता है 30 घंटे का हो जाए, 40 का हो जाए, 50 का, 60 का, मुझे नहीं आइडिया को मैंने शुरू कर दिया है। शुरू करने से पहले बता दूं कि पूरे सिलेबस के बारे में कि फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भौतिक स्रोत के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर बात करेंगे भौतिकी का मतलब क्या होता है, यानी कि तात्पर्य क्या होता है। उसके बाद बात होगी मापन के बारे में, उसके बाद बात होगी मात्रक के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी सार्थक अंक के बारे में, विमाएँ क्या होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। विमाएँ यानी कि अंग्रेजों की भाषा में इसको हम डायमेंशंस बोलते हैं, इसके बारे में बात होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे गति यानी कि मोशन में बात करें तो लूज मोशन इसमें शामिल नहीं किया जाता है, वो आपका अपना स्वयं का होगा। तो इसमें हम यहाँ पर गति के बारे में बात करेंगे। गति की अगर बात करें तो आगे हम इसमें बात करेंगे गति एवं विराम,
दूरी एवं विस्थापन। अंग्रेजों की भाषा में भी हमने आगे लिख दिया है, यहाँ पर मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। त्वरण के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, प्रक्षेप गति क्या होती है, वृत्तीय गति क्या होती है, अभिकेंद्र बल क्या होता है, इसमें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे वो होगा बल एवं न्यूटन के गति विषयक नियमों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे बल यानी कि फोर्स क्या होता है, न्यूटन के गति विषयक नियमों के बारे में चर्चा होगी, संवेग एवं संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखेंगे, आवेग के बारे में बात करेंगे, घर्षण, घर्षण आप जानते होंगे, फ्रिक्शन, जिसको हम ऐसे अगर बोले तो रगड़ा रगड़ी, इस तरह से बोल सकते हैं, ये रगड़ा रगड़ी, ये घर्षण ही हो रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। बल आघूर्ण क्या होता है, उत्तोलक क्या होता है, संतुलन यानी कि बैलेंस क्या होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे तो हम देखेंगे कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कार्य यानी कि वर्क, शक्ति यानी कि पावर, और ऊर्जा मतलब एनर्जी क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे संघट्ट, संघट्ट क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ऊर्जा के कुछ अन्य स्वरूप देखेंगे, सौर ऊर्जा एवं इसके अनुप्रयोग देखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे तो देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण की बात की जाए तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी क्या होती है। इसके बाद हम बात करेंगे केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम के बारे में। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे उपग्रह, फिर बात करेंगे पलायन वेग, उसके बाद बात करेंगे खगोलीय पिंडों पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के बारे में बात करेंगे। आगे हम बढ़ जाएंगे तो हम देखेंगे पदार्थों के यांत्रिक गुण, ठीक है, पदार्थों के यांत्रिक गुण के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पदार्थ या द्रव्य। उसके बाद हम बात करेंगे आणविक बल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दाब के बारे में, पास्कल का नियम के बारे में, वायुमंडलीय दाब के बारे में, आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद हम आगे जो बात करेंगे वो होगा प्लवन का सिद्धांत, बर्नौली की प्रमेय थोड़ी सी देखेंगे। उसके बाद पृष्ठ तनाव क्या होता है, केस एवं केस तत्व के बारे में बात करेंगे, जो कि अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। श्यानता क्या होती है यानी कि डेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये श्यानता मतलब होता है घनापन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टोक्स का नियम एवं सीमांत वेग के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे जो हम बात करेंगे आवर्त गति एवं तरंग के बारे में। आवर्त गति क्या होती है, सरल आवर्त गति क्या होती है, सरल लोलक क्या होता है, दोलन या कंपन क्या होता है, अनुनाद क्या होता है, तरंग क्या है, ध्वनि तरंगें, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, वायु स्तंभों के कंपन और विज स्पंदन के बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे वो होगा डॉपलर प्रभाव यानी कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे इसमें तो हम देखेंगे ऊष्मा। इसके बाद हम बात करेंगे ताप यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। इसके बाद द्रवों का प्रसार देखेंगे, ऊष्मा का प्रसार देखेंगे, विशिष्ट ऊष्मा देखेंगे, अवस्था की परिवर्तन देखेंगे, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ठीक है। उसके बाद ऊष्मा गतिकी के बारे में बात करेंगे, ऊष्मा इंजन के बारे में बात करेंगे, ऊष्मा संरक्षण के बारे में बात करेंगे, किरचॉफ का विकिरण नियम थोड़ा सा हम देखेंगे, स्टीफन का नियम यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद बीन का विस्थापन नियम क्या होता है, न्यूटन का शीतलन नियम हम थोड़ा सा देखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, इसमें वो देखेंगे वैद्युतिकी के बारे में। अगर हम इसको हम अंग्रेजों की भाषा में कहें तो इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं। इसके बाद हम इसी में हम बात करेंगे आवेश, कूलॉम का नियम, विद्युत क्षेत्र, ओम का नियम, ओम नमः शिवाय वाला नहीं, ओम का नियम, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बात करेंगे, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव इसमें देखेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद आगे हम जो बढ़ जाएंगे उसमें हम देखेंगे घरेलू विद्युत ऊर्जा आपूर्ति के अवयव। इसके बाद हम आगे बात करेंगे चुंबकत्व यानी कि मैग्नेट के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। मैग्नेटिक जैसे कि फील्ड हो जाता है तो चुंबक क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ देखेंगे, चुंबकन एवं चुंबकन की तीव्रता यानी चुंबन और चुंबकन में आप कंफ्यूज न होना, ये चुंबकन होता है। धारा मापन उपकरण के बारे में बात करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेषण के बारे में बात करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे वो होगा प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, अपवर्तनांक देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखेंगे, लेंस के बारे में देखेंगे, प्रिज्म एवं प्रिज्म कोण देखेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन देखेंगे, रंगों की भौतिकी देखेंगे। उसके बाद मानव नेत्र के बारे में अक्सर जो है फिजिक्स में ही शामिल कर लिया जाता है क्योंकि हमारा प्रकाश से जुड़ा हुआ ये टॉपिक होता है। तो मानव नेत्र या फिर जो हमारी आंख होती है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। मानव दृष्टि दोष देखेंगे जिसमें आपका मायोपिया और मतलब एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। जो मुझे है वो निकट दृष्टि दोष है यानी कि सीधा सा मतलब उसके बारे में डिटेल में आगे जानेंगे। प्रकाशीय यंत्र देखेंगे, उसके बाद प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, प्रकाश का विवर्तन देखेंगे, प्रकाश का ध्रुवण देखेंगे, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ जाएंगे, देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं नैनो प्रौद्योगिकी।
जिसमें हम बात करेंगे अर्धचालक क्या होता है, पी एन संधि डायोड क्या होता है, डिजिटल परिपथ क्या होता है, इन्वर्टर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, भारत में इलेक्ट्रॉनिक का विकास देखेंगे, नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन एवं विसर्जन नली के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ऊष्मायिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कैथोड किरणें, धन किरणें एवं कैनाल किरणों के बारे में बात करेंगे, प्रतिदीप्त क्या होता है, स्फुरदीप्त क्या होता है, कॉम्पैक्ट प्रतिदीप्त लेंस के बारे में बात करेंगे, एक्स किरणें क्या होती हैं, टेलीविजन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, रडार के बारे में थोड़ा सा जानेंगे किस तरह से कार्य करती है, लेजर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, मेजर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, इसी में वो होगा आपका नाभिकीय भौतिक, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स हम इसको कह सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रिय पदार्थों की अर्ध आयु, परमाणु नाभिक के बारे में बात करेंगे, नाभिकीय विखंडन के बारे में बात करेंगे और नाभिकीय संलयन के बारे में बात करेंगे, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर, यानी कि एक नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि दो अणु जो होते हैं आपस में मिलकर नए अणु का निर्माण करते हो, तो कुछ में क्या होता है अणुओं का टूटना होता है, तो इस तरह से हम इसमें हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आगे संचार प्रणाली के बारे में, संचार प्रणाली के अवयव देखेंगे, एंटीना या एरियल के बारे में बात करेंगे, अनुलिपि के बारे में बात करेंगे, मोबाइल टेलीफोनी के बारे में बात करेंगे, हैंड ओवर एंड हैंड ऑफ के बारे में बात करेंगे, सुदूर संवेदन के बारे में बात करेंगे, प्रमुख भौतिक राशियों के मात्रक एवं उनके प्रतीक देखेंगे, मापने की इकाइयों के बारे में देखेंगे, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एवं उनके महत्वपूर्ण योगदान हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में, तो यहाँ पर ये एक संपूर्ण जो है हम अध्ययन करने वाले हैं पूरा फिजिक्स के बारे में, जो मुझे लगता है कि आपका इससे कभी भी किसी भी प्रकार का जो है प्रश्न यानी कि क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक छोटे से कितना भी छोटा हो एग्जाम हो और एक बड़े से बड़े एग्जाम की तरफ अगर हम भागें तो उसका भी आप आसानी से क्वेश्चन है जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं आने वाले समय में मैं स्टेप बाय स्टेप यानी कि छोटे छोटे वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय जो है थोड़ा सा कम है और मेरे पास समय नहीं बच पाता है, क्योंकि मैं आते आते मुझे 8 बज जाते हैं, सुबह निकलता हूँ मैं। पहले मैं खाली घूमता था तो मैंने आपका काफ़ी कुछ खींच दिया था, और इसमें हम शुरुआत करेंगे क्योंकि हम फिजिक्स क्या है एक विज्ञान है, यानी कि भौतिक विज्ञान है या कह सकते हैं विज्ञान की एक शाखा है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि साइंस यानी कि विज्ञान क्या होता है, यानी कि इसकी हम छोटी सी डेफिनेशन या हम कहें परिभाषा देखने वाले हैं। तो विज्ञान का अर्थ या कहें विज्ञान का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे विज्ञान का मतलब जो होता है, परिभाषा की बात करें डेफिनेशन की बात करें तो विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान जो होता है वो आपका हिस्ट्री में भी हो सकता है, ज्योग्राफी में भी हो सकता है। विज्ञान को हम कह देते हैं कि जानना ही विज्ञान है, तो जानते तो हम हिस्ट्री में भी हैं, ज्योग्राफी में भी हैं, पॉलिटी में भी कुछ ना कुछ जानते हैं। तो जानते तो हम किसी न किसी में भी हम अगर हम कहीं पढ़ने जाते हैं, इंग्लिश की क्लास लेते हैं, तो वहाँ पर ही हम क्या करते हैं जानते ही हैं। तो इस तरह से अगर परिभाषा की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जानना चरणबद्ध व्यवस्थित अध्ययन, सिद्धांतों पर आधारित क्रमबद्ध अध्ययन आपका सुव्यवस्थित तरीके से ही क्या होता है हमारा क्या कहलाता है, हमारा विज्ञान या कहीं साइंस कहलाता है। अगर अंग्रेजों की भाषा में यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज साइंस, यानी कि साइंस इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड इन्वेस्टिगेटिंग बाय मेकिंग ऑब्जर्वेशन, पोजिंग क्वेश्चन एंड टेस्टिंग थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। सीधा सा मतलब है कि प्रकृति में या कहें जो हम पूरी पृथ्वी पे जो कुछ भी हम देखते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का क्या करते हैं पता लगाने को ही हम क्या कह देते हैं, विज्ञान कहते हैं। फिर से बता दूं मैंने क्या बताया, सिंपल 2 शब्दों की परिभाषा अगर हम देखें तो कहेंगे प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उस ज्ञान के आधार पर वस्तुओं की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का हम पता लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर हम अगर और जूम करके देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेक्स ऑब्जर्वेशन, थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, रिफाइन, अल्टर, एक्सपेंड और रिजेक्ट हाइपोथेसिस, डेवलप टेस्टेबल, डेवलप्ड टेस्टेबल, गैदर डेटा टू टेस्ट प्रिडिक्शन,
डेवलप जनरल थ्योरी, सीधा सा मतलब है, यानी कि विज्ञान में हम क्या करते हैं कि जो भी प्रकृति पे हमें दिखाई पड़ रहा है दो दो शब्दों में जान ले रहे हैं, ज़्यादा हमें कोई हमें पीएचडी यहाँ पर नहीं करनी है, छोटा छोटा ज्ञान हम यहाँ पर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। पृथ्वी पर जो कुछ भी हम देखते हैं उस पर क्या करना है, हमें जो उपस्थित जो पदार्थ है, जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उसके क्रमबद्ध क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और उससे जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं, उस वस्तु की प्रकृति और व्यवहार के बारे में हम क्या करते हैं, गुणों का पता लगाते हैं। तो विज्ञान क्या हो जाता है, विज्ञान क्या हो जाता है, जानना। कैसे जानना, चरणबद्ध और व्यवस्थित सिद्धांतों पर आधारित अध्ययन ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी भाषा में यानी भारतीय भाषा में बात करें तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से भी मानी जाती है। तो विज्ञान को अंग्रेजी में या कहें, विज्ञान को अंग्रेजी में या कहें अंग्रेजों की भाषा में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, जो कि आपका लैटिन शब्द यानी कि जो लैटिन भाषा होती है, लैटिन शब्द साइंसिया से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है, क्या होता है, जानना। यानी कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है, साइंस शब्द किससे आया है, आपका साइंसिया से आया है। साइंसिया किसका शब्द है, आपका लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है जानना। तो विज्ञान किसे कहते हैं, तो साथियों विज्ञान शब्द का मतलब या कहें विज्ञान शब्द का अभिप्राय क्या होता है, विशेष ज्ञान है। और यह ज्ञान क्या होता है, प्रकृति में जो कुछ भी हमें मौजूद होता है, जो कुछ भी उपस्थित होता है, उन वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त किया जाता है। फिर से बता दूं कि पृथ्वी पर या कहें जो भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, उसके बारे में या कह सकते हैं पृथ्वी पर जो कुछ भी हमें दिखता है या फिर जिस किसी को भी हम महसूस करते हैं उसके बारे में क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त किया गया ज्ञान ही क्या कहलाता है, अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। फिर से बता दूं विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान शब्द का मतलब क्या होता है, विशेष ज्ञान से है। यह ज्ञान जो होता है प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त किया जाता है, इसको ही हम क्या कह देते हैं, विज्ञान कह देते हैं। तो विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें कई सारी क्या हो जाती हैं, ब्रांचेस हो जाती हैं या कह सकते हैं शाखाएं हो जाती हैं। तो शाखाओं की अगर बात करें तो पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पर लाइफ यानी कि जीवन। तो जीवन से हम क्या करेंगे, उसकी शाखाओं की बात करेंगे, जीवन से हम जानेंगे कि उसकी शाखाएं क्या क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका लाइफ होती है यानी कि जीवन होती है या कहीं जीवित जो सजीव होता है वो क्या होता है। तो आइए देखते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा होम्योस्टेसिस, ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एडेप्टेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, रिप्रोडक्शन। यानी कि ये किसके लक्षण होते हैं, ये एक सजीव के लक्षण होते हैं मोटा मोटी देखा जाए। यानी कि जो जीवित प्राणी होता है या कहें एक अलाइव जो होता है उसमें क्या होती है, आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। वैसे ग्रोथ में नहीं, यानी कि मोटा मोटी अगर देखा जाए जीवित प्राणी में लक्षण जो होते हैं आप ग्रोथ से ही पता नहीं लगा सकते कि वो जीवित है, क्योंकि आपने देखा होगा रेगिस्तान में आपने देखे होंगे टीले जो होते हैं, रेत के टीले होते हैं, उनका भी तो ग्रोथ हो जाता है, यानी कि वो भी ऊंचे हो जाते हैं। कहीं आपने देखा हो, मान लीजिए कोई पहाड़ है, अपने ज़माने में वो क्या था, छोटा था, यानी मान लीजिए हिमालय से उसका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो वो क्या जीवित है, नहीं। तो इसमें क्या होना चाहिए, यानी कि जो लाइफ है या कहीं अलाइव जो है वो क्या होना चाहिए, उसमें ये सारे गुण होने चाहिए, यानी कि इसमें से ज़्यादातर जो है गुण होने चाहिए। यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, ग्रोथ, यानी कि वो क्या कर रहा हो, अपना विकास कर रहा हो। रिस्पॉन्ड, यानी कि वो क्या कर रहा हो, रिस्पॉन्ड का मतलब वो उत्तर दे रहा हो, किस तरह से, जैसे उत्तर का मतलब वो अपने क्या कर रहा हो, जैसे मान लीजिए मतलब रिस्पॉन्स कर रहा हो, जैसे आपने कि कोई टच किया तो टच किया, या फिर आपने किसी को कुछ बताया या फिर उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिला, तो एक तरह से रिस्पॉन्ड देख सकते हैं। रिप्रोडक्ट की बात करेंगे, यानी कि वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि अपने जैसे ही क्या कर रहा है, संतान उत्पत्ति कर रहा है। सेल्यूलर, यानी कि वो किसका बना हुआ होना चाहिए, एक तरह से कोशिकाओं से बना होना चाहिए, यानी कि उसकी एक विशेष प्रकार की क्या होनी चाहिए, ढांचा होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जिसको हम कैसे कह सकते हैं, अपचय, अपचय में उपापचय और अपचय होता है उस तरह से। तो आइए इसको समझते हैं, एक एक करके क्लियर पॉइंट करते हैं। तो किसी जीवित प्राणी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, सबसे पहले यहाँ टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो है साइंस की शाखाओं के बारे में। तो मैंने बताया कि जीवन क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं जीवन के बारे में। तो यहाँ पर बात आती है कि जीवन क्या होता है, यानी कि लाइफ क्या होती है। तो जीवित प्राणी में क्या होता है, आपका पोषण होता है, यानी कि न्यूट्रिशंस देखने को मिल जाएगा। श्वसन करता है वो, यानी कि
सन की अगर बात की जाए तो वो करता है, जैसे मैं जीवित हूँ तो मैं सांस लेता हूँ, यानी कि श्वसन की क्रिया होती है। उत्सर्जन यानी कि आप खाते पीते हैं तो उत्सर्जन यानी कि अपने अंदर से कुछ क्या करते हैं, माल छोड़ते हैं। जैसे आपने खाया पिया पचाया तो वो कहाँ से निकलता है, वो आप जानते हो, उत्सर्जन करते हैं। टॉयलेट जाते हैं यानी कि आप उत्सर्जन ही कर रहे हैं एक तरह से। जनन यानी कि मान लीजिए कि मेरी शादी होती है और मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, मतलब दो लोगों का जब मिलन होगा तो उसके बाद क्या होगी, संतान उत्पत्ति होगी, तो रिप्रोडक्शन भी होगा। तो ये क्या है कि सजीव के गति या कहे गमन यानी कि मूवमेंट भी करता हूँ, दौड़ता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, बोल पा रहा हूँ, तो एक तरह से गति या गमन है। तो ये क्या हो गए, सजीव के लक्षण हो गए। तो इस तरह से क्या होगा, जीवन के आधार पर, यानी कि क्लियर हुआ क्या होता है, जीवन के आधार पर यानी कि लाइफ के आधार पर हम विज्ञान को हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। तो लाइफ ऑफ साइंस यानी कि जिसको हम कह सकते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, और दूसरा जो हो सकता है वो है नॉन लाइफ साइंस यानी कि अजीव विज्ञान। तो लाइफ ऑफ साइंस की अगर बात करें तो क्या आ जाता है, जिसमें आपका पोषण देखने को मिल जाएगा, श्वसन आ जाएगा, जनन, उत्सर्जन, गति और अनुकूलन। तो इस तरह के अगर लक्षण किसी में पाए जाते हैं तो वो क्या होता है, आपका सजीव यानी कि जीवित होता है। और जीवित के आधार पर या कहें जीवन के आधार पर हम क्या देखते हैं, विज्ञान को दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। तो वो दो भाग कौन कौन से मैंने बताए, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है फिजिकल साइंस, और दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है लाइफ साइंस। वैसे और भी साइंस होती है, मैथमेटिकल हो जाता है, अर्थ साइंस हो जाता है, सोशल साइंस हो, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मोटा मोटी देख रहे हैं। वैसे हम गहराई में जाएंगे तो बहुत गहरे समुद्र में चले जाएंगे, जिसकी हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो मैंने बताया मोटा मोटी, यानी कि हम ले रहे हैं साधारण से, यानी जनरल साइंस पूछी जाती है, यानी कि सामान्य ज्ञान, सामान्य जो है विज्ञान के बारे में जानकारी ली जाती है। ज़्यादा स्पेशल हमें ज्ञान लेकर पीएचडी हमें यहाँ पर, यानी कि हमें प्रोफेसर नहीं बनना है। हमें क्या करना है, छोटे मोटे एग्जाम्स देने हैं और उससे हमें क्या करना है, अपना जीवन का एक आधारशिला जो है तैयार करना है। तो मैंने क्या बताया, साइंस या किसके आधार पर, लाइफ के आधार पर विज्ञान को हम क्या करते हैं, साइंस को हम लाइफ के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, हम दो भागों में बांट सकते हैं, लाइफ साइंस और दूसरा जो है नॉन लाइफ साइंस। लाइफ साइंस की बात करें तो इसमें आ जाता है प्रमुख रूप से बायोलॉजी, जिसमें आपका बेसिक बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी आ जाता है। दूसरा देखें तो नॉन लाइफ साइंस यानी कि जिसमें हम जीवित या कहें जीवित प्राणियों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, यानी कि मृत के बारे में बात करते हैं, जिसमें आ जाता है भौतिक विज्ञान, और दूसरा जो आ जाता है रसायन विज्ञान। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मैंने क्या बताया, नॉन लाइफ साइंस की अगर बात की जाए तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। और साइंस के बारे में बात की जाए तो वो आ जाता है आपका बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान को भी मैं क्या करते हैं, दो भागों में यहाँ पर बांट सकते हैं। हम पढ़ फिजिक्स के बारे में रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी आप जानकारी ले लीजिए जो कि आगे जाकर काम आएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो तीनों से ये जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, क्या बताया मैंने बताया कि जो जीव विज्ञान होता है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं, यानी बायोलॉजी को दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है बेसिक बायोलॉजी, यानी कि मौलिक जीव विज्ञान। मौलिक जीव विज्ञान की अगर बात की जाए तो इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जिसमें आपका आ जाता है जूलॉजी, दूसरा आ जाता है बॉटनी, तीसरा आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आपका आ जाता है जंतु विज्ञान, पौधों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं बॉटनी, आपका आ जाता है सूक्ष्म विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। दूसरा जो होता है वो हो जाता है अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान, जिसको हम कहते हैं अप्लाइड बायोलॉजी, जिसमें हम कह सकते हैं इसको हम चार भागों में बांट सकते हैं, जिसमें आ जाता है कृषि विज्ञान, जिसको हम एग्रीकल्चर कह देते हैं, दूसरा जो हो जाता है चिकित्सा विज्ञान, जिसको हम कह सकते हैं मेडिकल साइंस, तीसरा जो हो जाता है पशु चिकित्सा विज्ञान, जिसको हम कहते हैं वेटेरिनरी साइंस, तीसरा जो आ जाता है औषधि विज्ञान, जिसको हम कह सकते हैं मोटा मोटी फार्मेसी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि साइंस को कितने भागों में बांट सकते हैं, मोटा मोटी हमने बताया, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। हमने क्या बताया, चर्चा, तीन साइंस के बारे में हमें चर्चा करनी है, जिससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने बताया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो दो भागों में बांट गया, किसके आधार पर, जीवन के आधार पर। जीवन पहला कौन सा था, लाइफ, और दूसरा था नॉन लाइफ। लाइफ में क्या आ जाता है, बायो, जिसमें आपका बायो को दो भागों में बांट सकते हैं, बेसिक और अप्लाइड। अप्लाइड को मैंने कितना बताया, चार भागों में, और बेसिक को आपका तीन भागों में बांट सकते हैं। दूसरा आ जाता है नॉन लाइफ साइंस, जिसको हम भौतिक और रसायन के आधार पर बांट सकते हैं, जिसमें हम फिजिक्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले। इसके आगे जो हम बढ़ेंगे तो वो हो जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद हम जब पढ़ा देंगे तो उसके बाद आपका पूरा साइंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, क्लियर हुआ ना आपको। चलिए आइए मोटा मोटी यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो द यूनिवर्स, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सम ब्रांचेस ऑफ साइंस मोटा मोटी हम देख सकते हैं। मैंने ऊपर बता दिया था कि नॉन लाइफ साइंस और लाइफ साइंस के आधार पर फिजिक्स, केमिस्ट्री,
दूसरा जो था लाइफ में बायोलॉजी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो हिस्ट्री भी एक साइंस आ जाती है मोटा मोटी, ज्योग्राफी भी, एस्ट्रोनॉमी, आपका इकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और आपका आ जाता है जेनेटिक्स। इसके बाद ये है आपका, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अगर हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम किसके बारे में चर्चा करते हैं, व्हाट हैपेंड बिफोर अस। ज्योग्राफी की बात करें तो द अर्थ एंड इट्स पीपल, यानी कि पृथ्वी और उसके लोगों के बारे में। एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो आउटर स्पेस, यानी कि जो हमारा जो आकाश है उसके अंतरिक्ष के उस पार की जो भी चीज़ें होती हैं, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, इस तरह की चीज़ें। इकोलॉजी के हमारा जो पर्यावरण होता है उसके बारे में। केमिस्ट्री मैटर एलिमेंट्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट, यानी कि जो पदार्थ और तत्व होते हैं उसके बारे में यहाँ पर क्या करते हैं और उनके बीच में जो संबंध होते हैं, यानी किस तरह से वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। फिजिक्स की अगर बात करें तो हाउ थिंग्स मूव एंड हाउ द यूनिवर्स वी हैव, ठीक है, बी हैव, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेडिसिन, आप जानते हैं दवाइयाँ, तो हाउ टू कीप आवर बॉडीज एंड माइंड्स हेल्दी, ठीक है। साइकोलॉजी, आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे इमोशंस। लिविंग, बायोलॉजी में बात करें तो लिविंग थिंग्स की बात आ जाए। जेनेटिक्स की बात करें तो वाई वी लुक्स लाइक आवर, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सब दुनिया जानती है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि विज्ञान क्या होती है और उसकी कुछ प्रमुख क्या है ब्रांचेस, यानी कि शाखा, ठीक है। तो शुरू करने से थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान ले लेते हैं, जो कि उम्मीद है आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपको थोड़ा सा आनंद भी आएगा, और मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो कोई बुराई नहीं होगी। तो साइंस में ही मैं आपको बता रहा हूँ, साइंस यानी कि विज्ञान के बारे में। विज्ञान की मैंने आपको परिभाषा बताई, उसकी कुछ मैंने आपको शाखाएं बताई और बताया कि विज्ञान क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बताया, शुरू करने से पहले हर किसी जानकारी दे दूँ तो मैंने बताया कि जीवन की सबसे मूलभूत इकाई या सबसे छोटा इकाई क्या होता है, तो कोशिका होता है। कोशिका का मतलब होता है कि एक पूरे मनुष्य के शरीर में या किसी जंतु के शरीर में जो सारी क्रियाएं होती हैं वो एक छोटी सी कोशिका, यानी कि सबसे मूल इकाई होती है कोशिका होती है, उसमें होती है। क्या होती है, वो श्वसन करती है कोशिका, मनुष्य भी श्वसन करता है, उत्सर्जन भी करता है, कोशिका भी उत्सर्जन करता है, कोशिका जनन करता है, आपका मनुष्य भी जनन करता है, कोशिका क्या करता है, गति करता है, मनुष्य भी गति करता है, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं क्या होती है, एक छोटे से अंग, यानी एक छोटी सी क्या होती है इकाई, यानी कि मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, जिसमें ये सारी क्रिया होती हैं। तो मैंने क्या बताया कि कोशिका क्या है, एक सबसे छोटी इकाई होती है जीवन की, यानी कि जीवन की शुरुआत किससे हुई मानी जाती है, आपका कोशिका से ही हुई मानी जाती है। तो कोशिका की अगर बात करें तो बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, बहुत सारी कोशिकाओं को मिलाकर क्या बन जाता है, एक ऊतक बन जाता है, यानी कि जिसको हम टिश्यू कहते हैं। बहुत सारे ऊतक यानी कि टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन यानी कि एक अंग बनाते हैं। बहुत सारे अंग यानी कि अंग मिलाकर क्या करते हैं, एक अंग तंत्र बनाते हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलाकर क्या करते हैं, एक हमारा शरीर तैयार हो जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने क्या बताया कि सबसे मूलभूत जो इकाई होती है वो होती है आपकी सेल, यानी कि कोशिका। कोशिकाओं को मिलाकर आपका बन जाता है टिश्यू, यानी कि आपका ऊतक। बहुत सारे ऊतक मिलाकर आपका बनता है ऑर्गन यानी कि अंग। बहुत सारे अंग मिलकर क्या बन जाते हैं, एक आपका ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। जैसे कि आपका एक अंग तंत्र की बहुत सारे अंग तंत्र की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये पूरा ऑर्गन सिस्टम है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर फड़ा दिख रहा होगा, जिसको हम लंग कहते हैं। क्लियर हुआ ना। तो अगर सेल बनने से पहले की अगर बात करें, यानी कि सबसे जीवन की सबसे मूलभूत इकाई क्या होती है, आपका सेल, यानी कि क्या होता है, कोशिका होती है। कोशिका से भी पहले की अगर बात करें तो उससे भी छोटा क्या होता है, तो कोशिका से भी छोटा अगर बात करें तो सबसे छोटा जो आ जाता है वो आ जाता है परमाणु, यानी जिसको हम कहते हैं एटम। तो सेल, ऊतक यानी कि कोशिका, ऊतक, अंग और अंगतंत्र, ये तो अपना जो है बायोलॉजी में अध्ययन इसका करते हैं। अब आ जाती है सेल बनने से पहले की क्रिया, यानी कि जो एक कोशिका होती है उससे भी छोटा क्या होता है, वो क्या होता है, किस तरह स्वतंत्र रूप से रहता है। तो मैंने क्या बताया कि सेल बनने से बात करें तो यहाँ पर सबसे छोटा होता है वो होता है परमाणु। परमाणु क्या होता है, परमाणु किससे मिलकर बना होता है, ये परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बनता है, हमारा परमाणु बनता है। मैं फिर से बता दूं, परमाणु की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि इस पे माइनस होता है,
प्रोटॉन जिस पे प्लस होता है, और न्यूट्रॉन जो क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है, इसमें ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर आपका क्या बनता है, परमाणु बनता है। और तीनों में से अगर बात की जाए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए, तो तीनों में आपका प्रोटॉन ही किसी भी परमाणु के अस्तित्व के लिए क्या होता है, पर्याप्त होता है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन ना भी हो तो भी आपका क्या होता है, आपका परमाणु का क्या हो, अस्तित्व होगा। परमाणु की अगर बात की जाए तो परमाणु क्या होता है, स्वतंत्र नहीं रह सकता। वहीं क्या होता है, परमाणु क्या होता है, स्वतंत्र नहीं रह सकता। चलिए यहाँ पर अणु की अगर बात करें तो अणु जो होते हैं, अणु जो होता है आपका स्वतंत्र रह सकता है, लेकिन परमाणु क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं रह सकते। बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बन जाते हैं, एक अणु बन जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स हो जाता है। और बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनते हैं, एक तत्व बन जाता है। और बहुत सारे तत्व जो मिलकर क्या बन जाते हैं, आपका एक यौगिक बन जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एटम्स, यानी कि बहुत सारे परमाणु मिलकर, यानी कि 1 2 3 परमाणु मिलकर क्या बन जाते हैं, एक आपका एटम्स यानी कि अणु बन जाता है। और बहुत सारे अणु मिलकर क्या बन जाते हैं, बहुत सारे अणु मिलकर क्या बना लेते हैं, एक आपका एलिमेंट्स यानी कि तत्व बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि परमाणु जो मिलकर क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स बनकर मिलकर क्या करते हैं, आपके एलिमेंट्स यानी कि तत्व बन जाते हैं। और बहुत सारे तत्व मिलकर क्या बन जाते हैं, कंपाउंड्स यानी कि एक यौगिक बन जाते हैं। और बहुत सारे यौगिक मिलाकर क्या बन जाता है, मिक्सचर या मिश्रण बन जाता है। यहाँ पर भी आपको अगर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे तत्व की बात करें तो तत्व क्या है, तत्व की अगर बात करें तो परमाणुओं से मिलकर अणु, और अणु से मिलकर क्या बन गया, एक तत्व बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तत्व क्या बना, मान लीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर दूसरा जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये है आपका नाइट्रोजन और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन इसमें है और ऑक्साइड है, ऑक्साइड। ठीक, इसमें ये मिलकर क्या बन जाता है, आपका एयर, यानी कि आपका जो हवा होती है उसमें क्या मिल जाएगा, मिक्सर। यानी कि मिक्सर क्या है, यानी कि मिश्रण। मिश्रण किसका है, ये हवा, आपका मॉलिक्यूल्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर हुआ, यहाँ क्लियर हो रहा है ना, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ठीक है, यानी कि आपका तत्व, ठीक है, यौगिक और मिक्सचर यानी कि मिश्रण। क्लियर हुआ, ज़्यादा हमें जानना नहीं है, केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे। तो समझ में आ गया ना कि जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है, आपका कौन सी है, आपका सेल। बहुत सारी सेल यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं आपका ऑर्गन यानी कि एक अंग। बहुत सारे अंग मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, या कह सकते हैं अंग तंत्र। बहुत सारे अंग तंत्र मिलाकर क्या करते हैं, एक हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। सेल से छोटे की बात करें तो बहुत सारी सेल्स जो होती हैं मिलकर क्या बनाती हैं, बहुत सॉरी सेल से अगर बात पहले की बनने की अगर बात करें तो सबसे छोटा हो जाता है, वो आता है परमाणु। परमाणु किससे मिलकर बना होता है, आपका इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। बहुत सारे परमाणु मिलाकर क्या बन जाते हैं, अणु। अणुओं को मिलाकर तत्व, तत्वों को मिलाकर आपका यौगिक, और यौगिक को मिलाकर क्या बन जाता है, आपका मिक्सचर या का मिश्रण बन जाता है। क्लियर हुआ ना, तो ये समझ में आ गया, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या बताया कि आपका सेल सबसे मूलभूत इकाई है, सेल मूलभूत इकाई है। सेल मिलाकर आपका ऊतक, बहुत सारे ऊतक को मिलाकर अंग, अंगों को मिलाकर आपका अंग तंत्र, और बहुत सारे अंग तंत्र को मिलाकर क्या बन जाता है, एक शरीर मिलकर तैयार हो जाता है। शरीर बनने से पहले की प्रक्रिया मैंने क्या बताई, आपका सेल। तो सेल से अगर पहले की अगर हम आए तो वहां पर आपका हो जाता है परमाणु। परमाणु जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बना लेते हैं, अणु। अणुओं से मिलकर आपका तत्व, तत्व से मिलकर आपका यौगिक, यौगिक से मिलकर आपका बनता है क्या, आपका एक मिश्रण। ठीक है, तो जो औगिक तत्व वगैरह ये है आपका क्या का केमिस्ट्री का भाग, इसमें हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये आपका जो है आपका क्या बायो का पार्ट है, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्लियर हुआ ना, तो ये मैंने क्या बताया। शरीर के बाद की अगर स्थिति की बात करें तो ये सारी एक तरह से हम अध्ययन करने वाले हैं और कुछ काम कर चुके हैं। तो शरीर के बाद की बात करें, हम बेसिक जानकारी, थोड़ा सा ज्ञान ले रहे हैं। शरीर के बाद की अगर बात करें तो जनसंख्या, बहुत सारे शरीर मिलकर क्या बन जाते हैं, एक जनसंख्या का निर्माण करते हैं। यानी कि मेरा शरीर, उनका शरीर, इनका शरीर, यानी कि बहुत सारे शरीर मिलकर क्या करते हैं, एक जनसंख्या निर्माण करते हैं। बहुत सारी जनसंख्या मिलकर कार्य करती हैं एक छोटे से क्षेत्र की, इधर की जनसंख्या, एक उधर की जनसंख्या, एक उधर की जनसंख्या। बहुत सारी छोटी छोटी जनसंख्याओं को मिलाकर क्या बन जाता है, एक समुदाय
का निर्माण हो जाता है, यानी कि कम्युनिटी का निर्माण होता है। और बहुत सारी कम्युनिटी या कहें छोटे मोटे जो समुदाय होते हैं उनको मिलाकर क्या बनता है, एक सोसाइटी या कहें समाज का निर्माण हो जाता है। और बहुत सारे समाज मिलकर क्या करते हैं, एक राष्ट्र या कहें एक देश का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे देश मिलकर या कहें बहुत सारे राष्ट्र मिलकर क्या करते हैं, एक विश्व या कहें एक ग्रह का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ग्रह मिलकर क्या करते हैं, एक प्लेनेट का या कहें एक क्या करते हैं, बहुत सारे ग्रह मिलकर क्या करते हैं, एक सौर परिवार या कहें सौर मंडल या कहें सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे सोलर सिस्टम या कहें बहुत सारे सौर मंडल मिलकर क्या करते हैं, एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। और बहुत सारी आकाशगंगा मिलकर क्या करती हैं, हमारा एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि सबसे छोटा अगर बात करें, सबसे छोटा यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा कण की अगर बात करें तो वो हो जाता है परमाणु, जो कि आपका किससे मिला होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। और बहुत सारे परमाणुओं को मिलाकर क्या बन जाता है, एक अणु बन जाता है। एक बहुत सारे अणुओं को मिलाकर एक तत्व बन जाता है। बहुत सारे तत्वों को मिलाकर यौगिक, यौगिक को मिलाकर आपका क्या मिल जाता है, मिश्रण। मिश्रण के बाद अगर बात करें तो यौगिक में के बाद की अगर बात करें तो कोशिका आ जाती है जीवित में। उसके बाद आपका ऊतक, ऊतक के बाद अंग तंत्र, अंग तंत्र के बाद आपका शरीर, शरीरों को बात करें तो जनसंख्या, जनसंख्या के बाद समुदाय, समुदाय के बाद समाज, समाज के बाद राष्ट्र, राष्ट्र के बाद ग्रह, ग्रह के बाद आपका क्या है, बहुत सारे ग्रह मिलकर क्या बनाते हैं, सौर मंडल। बहुत सारे सौर मंडल मिलकर क्या करते हैं, एक आकाशगंगा। और बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती हैं, एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, जो कि सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े की ओर आपका इशारा करता है। क्लियर हुआ? बहुत सारे ये शरीर है, बहुत सारे शरीर मिलकर आपका, क्लियर हुआ ना? तो इस तरह से ये हो गया एक छोटा सा विज्ञान के बारे में कि विज्ञान यानी कि साइंस क्या है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पर से ही आपका भौतिक जो है शुरू हो जाता है। इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ। और शुरू करने से पहले बता दूँ, वीडियो लाइक शेयर कर दिया करो, मैं भूल जाता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि चैनल पे लगभग आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मतलब हर एक सब्जेक्ट का लगभग आपको 1500 वीडियो जो है मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ। जिसमें आपका इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर आपको 300 साढ़े 300 वीडियो मिल जाएंगे। ज्योग्राफी की बात करूँ, जिसमें इंडियन और वर्ल्ड की बात करूँ तो लगभग 500 वीडियो मैं आपको डाल चुका हूँ। पॉलिटी की बात करूँ तो 100 से 150 वीडियो मिल जाएंगे। इकोनॉमी बायो की बात करूँ तो 100 सवा 100 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के मैं यहाँ पर सब कुछ आपको दे चुका हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंशियंट और मिडिएवल जो है मैं करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि बड़ा जो है मैं बनाने की अभी स्थिति में नहीं हूँ। और पता नहीं मैं कब ये सब कुछ ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ और इससे आप आनंद लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं और बात करते हैं कि भौतिक, यानी कि मैंने आपको बताया कि विज्ञान क्या है, शुरू में उसकी शाखाएँ बताईं, उसके बारे में विशेष ज्ञान दिया, जानकारी दी। यहाँ पर बात करते हैं भौतिक विज्ञान क्या है, यानी कि व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, जानते हैं फिजिक्स एक विज्ञान है, यानी कि साइंस है। कैसे है उसको थोड़ा सा समझते हैं, आइए बात करते हैं। तो हम पहले तो बात करते हैं कि इसकी परिभाषा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा या फिर डेफिनेशन ऑफ आपका फिजिक्स। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के भौतिक गुणों और प्राकृतिक ऊर्जाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, उसको ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। किताबी भी समझिए, 2 शब्दों वाली भी बता दूंगा, वो लिख लेना, बाकी का गली में फेंक देना। तो दूसरी परिभाषा देखते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है, उसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। मापन का विज्ञान भी इस भौतिक विज्ञान को कहा जाता है, क्योंकि भौतिकी में अधिकतम संभव शुद्धता के साथ मात्राओं को नापने के प्रयास किए जाते हैं। इसीलिए भौतिकी को मापन का विज्ञान भी कहते हैं। मतलब छोटी सी छोटी, यानी कि एक परमाणु की त्रिज्या तक का जब हम क्या करते हैं, माप करते हैं, और बड़े से बड़े यानी कि आकाशगंगा के हम बारे में माप करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, शुद्धता के साथ, यानी कि कोई भी उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम शुद्धता के साथ क्या करना होता है, हमें मापन करना होता है। अगर सारी परिभाषाएं जो हैं उठाकर हम जेब में रख लें या फिर गली में फेंक दें, तो सारी परिभाषाओं को भूलने के बाद हम 2 शब्दों में याद रखें तो कहेंगे कि ऊर्जा, ऊर्जा और ऊर्जा तथा वस्तु, या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ऊर्जा, वस्तु कह सकते हैं, या पदार्थ कह सकते हैं, या मटेरियल कह सकते हैं। ऊर्जा तथा पदार्थ के बीच
क्या संबंध है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, या फिर मान लीजिए ये ऊर्जा है और ये पदार्थ है, दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसके संबंध के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, या फिर पदार्थ और ऊर्जा के बीच क्या संबंध है उसका क्या करते हैं हम अध्ययन करते हैं, तो उसको ही हम क्या कह सकते हैं, फिजिक्स कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, इन सारी परिभाषाओं को क्या करते हैं, मोहल्ले की गली में कहीं पर भी जाकर फेंक दें तो दो शब्दों में अगर हमें याद रखें, तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज फिजिक्स, तो पदार्थ तथा ऊर्जा के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है या भौतिकी कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कहेंगे कि भौतिक विज्ञान में हम पदार्थ तथा ऊर्जा के बीच संबंधों के बारे में क्या करते हैं, संबंधों के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे कि एक महिला और एक पुरुष के बीच जो संबंध होते हैं वो संबंध कैसे होते हैं, अवैध संबंध, प्रेम संबंध। तो इसी तरह के जो संबंध होते हैं किसके बीच में, पदार्थ और ऊर्जा के बीच में जो संबंध होते हैं, उन संबंधों के बीच के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, फिजिक्स या कहें भौतिकी कह देते हैं। अंग्रेजों की भाषा में थोड़ी सी जानकारी लें, फिर इसी को नीचे में कन्वर्ट करके मैं दे दूंगा ताकि आपको भी अच्छा लगे कि अंग्रेजों की भाषा भी मैं थोड़ी सी जानता हूँ। ज़्यादा अपने को नहीं आती है, लेकिन उतनी आती है जितनी कि आपको आनंद आ जाए। तो यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। सीधा सा मतलब है फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो है किसका अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। किसका स्टडी है, मैटर एंड एनर्जी का क्या है, अध्ययन ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स हैज मैनी सब कैटेगरीज। फिजिक्स की जो है कई उप शाखाएं हैं, या कहें हम कह सकते हैं कि उसको कई सारे भागों में बांट कर यहाँ पर देख सकते हैं। पहला तो जो है वो है आपका क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मैकेनिक, इसको हम कह सकते हैं यांत्रिकी, यानी कि मैकेनिक्स की अगर बात करें जिसको हम आगे देखेंगे, द स्टडी ऑफ मोशन, इसमें क्या करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं मैकेनिक्स में, और उसके तत्व होते हैं। दूसरा देखते हैं डायनामिक्स जिसको हम कहते हैं गतिज विज्ञान। इसमें होता है द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, जो गति होती है उसके कारण क्या हैं, यानी कि एक तो होती है स्टडी ऑफ मोशन, यानी कि मोशन में लूज मोशन इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें शामिल नहीं किया जाता है, वो आप अलग करेंगे, उसके बारे में कहीं और से पढ़ लेना, मैं इसमें लूज मोशन पढ़ाने वाला नहीं हूं। तो फिर से बता दूं, मैंने बताया फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी कि किसका अध्ययन करते हैं, ऊर्जा और पदार्थ के अध्ययन ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स में मैंने बताया यानी कि जो भौतिकी है इसकी कई सारी उप शाखाएं हैं, जिसमें मैंने पहला जो है वो है आपका मैकेनिक्स, जिसको हम कह सकते हैं यांत्रिकी। तो इसमें क्या होता है, द स्टडी ऑफ मोशन, इसमें गति जो होती है उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा जो हो जाता है इसमें शाखा, उसको कहते हैं डायनामिक्स, द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। मैंने बताया कि स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन यानी कि गति किन कारणों से हो रही है, यानी कि गति का कारण क्या है, उसके कारण के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा जो इसमें मतलब कैटेगरी है, यानी कि सब कैटेगरी जो तीसरी है फिजिक्स में ही, यानी भौतिक विज्ञान में ही, इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि हीट बिहेवियर्स, यानी कि जो हीट मतलब जो ऊष्मा होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है वो आ जाता है वेव्स, साउंड्स एंड लाइट्स एंड ऑप्टिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि जो आधुनिक जो भौतिकी है उसके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसको मैंने पीछे सबसे पहले बताया था, जिसमें मैंने बताया था न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि नाभिकीय, जिसमें संलयन के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। दूसरा जो है रिलेटिविटी, यानी कि जो प्रेम होता है, यानी रिलेशन, जो संबंध होता है उसके बारे में, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स भी इसी में रखा जाता है, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो फिजिक्स इज अ साइंस, अगर बात करें कि फिजिक्स में क्या अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, तो यहाँ पर अगर बात करें फिजिक्स इज अ साइंस, अगर बात करें तो फिजिक्स की अगर बात करें, फिजिक्स इज अ साइंस, सीधा समझना, फिजिक्स क्या है, एक विज्ञान है। तो यहाँ पर अगर विज्ञान के बारे में अगर बात करें, एक विज्ञान की तरह अगर हम बात करें तो कहेंगे एन एक्सप्लोरेशन इनटू हाउ थिंग्स वर्क एंड व्हाई, यानी कि जो काम करती हैं कैसे करती हैं, कैसे और क्यों करती हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे।
तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स फ्रॉम ए ग्रीक टर्म मीनिंग नेचर इज हिस्टोरिकली द टर्म टू डेजिग्नेटेड द स्टडी ऑफ नेचर फिनोमिना ऑल्सो नेचर फिलोसफी टिल अर्ली इन द 19th सेंचुरी। सीधा सा मतलब है जो फिजिक्स है वो क्या है? एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेचर, जिसका सीधा सा मतलब क्या होता है? प्रकृति। तो हिस्टोरिकली द टर्म टू डेजिग्नेटेड द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, यानी कि प्रकृति से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ, जो पुराने ज़माने से चला रहा था, प्रकृति की जो घटनाएं हैं। तो ऑल्सो नेचुरल फिलोसफी टिल अर्ली इन 19th सेंचुरी। गोल ऑफ फिजिक्स टू अंडरस्टैंड द प्रिडिक्ट हाउ नेचर वर्क्स, जो प्रकृति है वो किस तरह से कार्य करती है, जिसको अंग्रेजों की भाषा में यहाँ बता दे रहा हूँ, हिंदी में मैं भारतीय भाषा में नीचे और क्लियर कर दूंगा। एवरीथिंग इज नेचर ऑलवेज द लॉ ऑफ फिजिक्स, एवरीथिंग वी विल्ड ऑल्सो ऑलवेज द लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आइए समझते हैं इसको और क्लियर करते हैं, थोड़ा सा विस्तार से खोल देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो समझ में क्या आया कि व्हाट इज फिजिक्स? पदार्थ तथा ऊर्जा के बीच के जो संबंध के बारे में जानकारी जिसमें हम करते हैं उसमें उसको क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फिर से बता दूं, पदार्थ तथा ऊर्जा के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो भौतिक विज्ञान में हम पदार्थ तथा ऊर्जा के बीच में संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। तो फिजिक्स द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। सीधा सा मतलब क्या है? स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। आइए और इसको थोड़ा सा डीप में देखते हैं। तो भौतिक शब्द की उत्पत्ति मैंने पीछे बताया था। तो प्राचीन काल में भौतिक शब्द का प्रयोग वेदों में किया जाता था, जिसका मतलब या कहें जिसका अर्थ जो होता था प्रकृति या प्राकृतिक होता था। इसी से ही भौतिक शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति जो हुई है, शब्द जो है फिजिक्स का जो क्या है? एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता था फ्यूसिस, जिसका मतलब क्या हुआ करता था? प्रकृति होता है। तो आधुनिक समय की अगर बात करें तो आधुनिक समय में भौतिकी के पिता यानी कि पापा या कहें जनक किसको माना जाता है? तो हमारे आइजैक न्यूटन साहब को हमारा क्या कहा जाता है? आधुनिक भौतिकी के पिता कहे जाते हैं। तो आधुनिक भौतिकी के पिता किसको कहा जाता है? हमारे न्यूटन साहब को कहा जाता है। कि भौतिक विज्ञान की अगर शाखाओं के बारे में अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान की शाखाओं की अगर बात करें तो हमारे चारों ओर क्या है? साधन क्या करते हैं? भौतिकी पर काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये माइक है, ये भौतिकी के आधार पर कार्य करता है। मान लीजिए कोई गाड़ी है, स्कूटर है, वो भौतिकी के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। कैसे होती है? आपका मान लीजिए ये जो है माइक जो है हमारा आवाज़ आप तक पहुंच पा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी है, वो किस में कर रहा है? साउंड वेव्स में क्या कर रहा है? मेरी जो साउंड वेव्स है, मैंने जो अब मैं बोल पा रहा हूँ, ये कैच कर रहा है। मान लीजिए हमारा लैपटॉप है, ये क्या कर रहा है? हमारा इलेक्ट्रिक पावर को किस में कर रहा है? ये आपका विजुअल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया? हमारे चारों ओर जो भी साधन देखने को मिल जाते हैं, जो काम करते हैं, वो किस पर काम करते हैं? भौतिकी पर काम करते हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, बस हो गई, रेलगाड़ी हो गई। इसको हम क्लियर करेंगे किस तरह से काम करती हैं। तो आज में प्रयोग होने वाले जो दहन है, दहन ईंधन जो है भौतिक विज्ञान की शाखा जो है ऊष्मागतिकी पर कार्य करते हैं। इसी प्रकार बहुत से उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जो कि भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें भौतिक विज्ञान की शाखाएं, सबसे पहली जो आती है चिरसम्मत भौतिकी, ठीक है। दूसरा जो हो जाता है आधुनिक भौतिकी, जिसको हम आगे बात करने वाले हैं। तो आइए, तो मैंने अभी क्या बताया? मैंने अभी आपको बताया कि भौतिक विज्ञान में द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच संबंधों के बारे में क्या की जाती है? चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान को शुरू करने से पहले मैंने बताया कि क्या द्रव्य और पदार्थ के बारे में दोनों के संबंध के बारे में तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो द्रव्य है या जो पदार्थ है या मैटर जो है वो क्या होता है, और जो ऊर्जा यानी कि एनर्जी जो होती है वो क्या होती है। तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर जो है हल्का सा मैं बेस बना देता हूँ। तो मैंने क्या बताया? मैंने अभी आपको बताया कि भौतिक विज्ञान में क्या करते हैं? भौतिक विज्ञान में आपका द्रव्य तथा पदार्थ के बीच संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो शुरू करने से पहले आपको एक बार ये जान लेना चाहिए कि द्रव्य और पदार्थ होता क्या है, यानी कि द्रव्य क्या होता है, यानी कि जो मैटर क्या होता है, वो द्रव्य क्या होता है, और
अगर साधारण शब्दों में बात की जाए तो आपको हम ये भी कह सकते हैं कि हम जिस जगह बैठे हुए हैं और मान लीजिए मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने चारों ओर इस तरह से निगाह मारूं तो यहाँ पर ये दो चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। या तो हमें द्रव्य दिख रहा होगा, या फिर हमें पदार्थ दिख रहा होगा, या फिर एनर्जी दिख रही होगी। यानी कि जो कुछ भी मैं देख पा रहा हूँ, जो कुछ भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ, वो या तो द्रव्य होगा या फिर क्या होगा, एनर्जी होगा, या कहें मैटर होगा या फिर एनर्जी होगा। मैंने फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया कि साधारण भाषा में बात करें तो आप या कहें मैं जिस जगह बैठे हुए हैं और हम अपने आसपास जो कुछ भी देख पाते हैं या फिर जो कुछ भी महसूस कर पाते हैं, वो या तो क्या है, ऊर्जा है, या फिर द्रव्य यानी कि पदार्थ है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में, या कह सकते हैं पूरे सौर मंडल में, या हम कह सकते हैं कि इस पूरी आकाश गंगा में, या फिर हम कहें तो इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी कोने में चले जाइए, या फिर वहां पर दो ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। या तो वो क्या होगी, या तो वहां पर क्या होगा, पदार्थ होगा, या फिर क्या होगा, ऊर्जा होगा। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं, मैंने क्या बताया कि साधारण शब्दों में देखें तो हम या फिर आप अपने चारों ओर जो कुछ भी देख पा रहे हैं, जो कुछ भी महसूस कर पा रहे हैं, उनमें से दो ही चीजें होंगी, या तो वो पदार्थ होगा या फिर ऊर्जा यानी कि एनर्जी होगा। तो हम इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी पर देखें, हम अपने पूरे सौर मंडल में देखें, हम पूरे अपनी आकाश गंगाओं में देखें, हम पूरे ब्रह्मांड में देखें। तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाइए, आकाश गंगा के किसी कोने में चले जाइए, या फिर सौर मंडल के किसी कोने में चले जाइए, या फिर पृथ्वी के किसी कोने में चले जाइए, या फिर जिस कोने में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये एक तरह से कोना मान लीजिए, इस हर जगह कहीं पर भी चली जाइए, वहां पर क्या मिलेगा आपको, हर जगह क्या मिलेगा, या तो पदार्थ होगा या फिर क्या होगा, ऊर्जा होगी, जिसको हम आगे देखेंगे। पहले पदार्थ के बारे में और उसके बाद हम चर्चा करेंगे ऊर्जा के बारे में। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स यानी कि भौतिकी या कहें भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो और मुझे उम्मीद है वो आपको पसंद आ रहे होंगे, आपको फ़ायदा मिल रहा होगा, और इसी तरह से आप लाभ लेते रहिए। हम भी जीवित बने रहेंगे, आपको भी आनंद आता रहेगा, क्योंकि हमारा भी जीवन का एक मकसद मिल जाएगा। नहीं तो हमें अपनी ज़िंदगी जो है कीड़ों जैसी लगती है, कोई खास मकसद दिखता नहीं है, सब कुछ ईश्वर ने दे रखा है। ठीक है, तो एक यूट्यूब ही एक ऐसा है जो हमें थोड़ा सा दुनिया से अलग हमें महसूस होता है। तो यहाँ पर ये फिजिक्स है, और मैं आपको शुरू करने से पहले बता दूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, और हमारी मेहनत को थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। थोड़ा सा हम चाहते हैं शेयर कर दीजिए, चारों ओर फैला दीजिए, आग लगा दीजिए लाइक और शेयर के बटन में। ठीक है, और इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ द मैटर इन फिजिक्स, बहुत फिजिक्स या कह सकते हैं साइंस। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने चैनल पे लगभग करीब मोटा मोटी देखा जाए तो 1500 वीडियो डाल रखे हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ा दी है। जिसमें आपका अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स के आपको 300 से 400 वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें भी 400 वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इंडियन और वर्ल्ड की दोनों की बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री की बात करूँ तो कम से कम 200 से 300 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक की बात कर रहा हूँ। इसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं तो मैंने बता दिया। आपका पॉलिटी की बात करूं तो 200 से 300 वीडियो डाल दिए हैं। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक के बारे में जल्दी कर दूंगा। अगर आप प्यार जो है भाई वाला दे देंगे, बीवी वाला प्यार तो अपने को किसी से नहीं चाहिए, क्योंकि वो अच्छा भी नहीं लगता है, भाई वाला चाहिए अपने को, समझ पा रहे हैं ना। तो आप प्रेम दिखाते रहिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ पर मैं आपको शुरू करने वाला हूँ व्हाट इज द मैटर इन साइंस और मैटर एंड एनर्जी। यानी कि मैंने इससे पहले जब आपको बताया था वहां पर मैंने आपको बढ़ाया था कि फिजिक्स या कहें भौतिक विज्ञान क्या है, मैंने विज्ञान बता दी थी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो फिजिक्स में मैंने 2 शब्दों में परिभाषा बताई थी कि ऊर्जा और पदार्थ के संबंध के बीच में, संबंधों के बारे में चर्चा करना या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या है, भौतिक विज्ञान है। अंग्रेजों की भाषा में मैंने बताया था कि फिजिक्स क्या थी, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी कि ऊर्जा और पदार्थ का बारे में अध्ययन करना, यानी कि उनके संबंध के बारे में अध्ययन करना ही क्या है, आपका क्या है, फिजिक्स है। तो हमने बताया था कि ये आखिर मैटर क्या होता है,
यानी कि पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि एनर्जी क्या होती है। तो व्हाट इज द मैटर इन साइंस, तो आइए देखते हैं कि मैटर क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो आइए फिर नजर डालते हैं कि व्हाट इज द मैटर इन द साइंस, इन साइंस। ठीक है, यानी कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ की बात करें तो दो शब्दों में परिभाषा देखें तो मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। सीधा सा मतलब है वो चाहे कुछ भी हो जो क्या करता है, जिसमें क्या है द्रव्यमान हो और साथ में क्या करता हो, वो क्या करता हो, स्पेस घेरता हो, यानी कि ऑक्यूपाइड, कश्मीर तो नहीं है, ऑक्यूपाइज स्पेस। फिर से बोल दूं, मास इज एवरीथिंग दैट हैज मास, वो मैटर इज एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। सीधा सा मतलब है वो सारी वस्तुएं या फिर वो कुछ भी हो सकता है जो क्या करता हो, हमारा क्या करता हो, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, इसमें कुछ ना कुछ भार, या फिर इसमें क्या है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। मान लीजिए फोन है, यहाँ नहीं रखते हैं, जेब में रखते हैं, जेब तो नहीं हमारी दिख रही है। मान लीजिए हमारा ये फोन है, स्पेस से घेर रहा है, मतलब जगह घेर रहा है। मान लीजिए हमने यहीं रख लिया, अब इतना मान लीजिए हमने यहाँ पर रखा, तो ये हमारा जो स्पेस था वो इसने क्या कर ली, जगह घेर ली। अब हम स्पेस करने के लिए अगर हम बात करें तो क्या हमारा ये जगह, इसमें हमारा ये बन जाएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें स्पेस क्या है, थोड़ा कम है। यानी कि ये स्पेस जो है बटुआ रखने की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। मान लीजिए ये है, ये हम रख सकते हैं इसमें, तो इसमें क्या कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है। मान लीजिए मैं हूं, मुझ में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और मैं क्या कर रहा हूं, जगह घेर रहा हूं। या फिर मान लीजिए कोई बुक है, या फिर मान लीजिए ये है, ये क्या कर रहा है, ये इतनी जगह है, यानी कि ये स्पेस है, यानी कि खाली जगह है, और ये क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर रखा, तो ये क्या कर लिया, इसने स्पेस था वो अपनी, उसने क्या कर लिया, स्थान घेर लिया, यानी कि जगह घेर ली, उसकी खाली जगह थी। अब क्या हम इस पे यहाँ पर, अब हम इसे हटाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए इस पे हटाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, मान लीजिए ये बन गया, चलिए कोई बात नहीं। अब मान लीजिए हम इसको मान लीजिए क्या हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि जो जगह थी, जो स्पेस था, वो क्या कर लिया, इसने घेर लिया। तो इसका मतलब क्या है, ये मैटर है, इसका मतलब ये क्या है, ये पदार्थ है, इसका मतलब है ये एक द्रव्य है। तो ये क्या हो गया, मैं फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु या फिर ऐसी कोई भी चीज जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो, जगह घेरती हो, स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, और उसके साथ क्या करता हो, साथ में उसमें क्या हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, तो वो सब क्या कहलाता है, मैटर, या कहें पदार्थ कहलाता है। तो आइए देखते हैं, क्लियर करते हैं, समझते हैं। तो मैंने क्या बताया, व्हाट इज मैटर, तो एवरीथिंग दैट हैज मास एंड द टेक्स अप स्पेस, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर, यानी कि वो हर एक चीज क्या है, किससे बनी होगी, या कह सकते हैं हमारी पूरी पृथ्वी या हमारा पूरा विश्व जो किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। मैटर की अगर बात करें तो तीन अवस्थाएं पुराने जमाने की है, नई अगर बात करें मॉडर्न के, तो क्लासिकल की अगर बात करें तो तीन अवस्थाएं जब हम छोटे हुआ करते थे 100 ग्राम के, जब हम क्लास में 3rd 4th 5th में पढ़ते थे, वहां पर बताया जाता था पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, जिसमें कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव, गैस। तो क्लियर हुआ कि पदार्थ क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो, साथ में उसमें क्या हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। और हमारी पृथ्वी हो चाहे ब्रह्मांड हो, कुछ भी हो, वो किससे बना हुआ है, ज्यादा किससे बना हुआ है, पदार्थ से ही बना हुआ है। हर जगह देखने को मिल जाएगा, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, तो एक नजर डाल लेते हैं कि द्रव्य यानी कि पदार्थ यानी कि मैटर क्या है। तो हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो या फिर जिसका कुछ न कुछ भार हो, तो इसके साथ ही उसमें उसको हम फील भी कर सकें, इसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। मान लीजिए ये फोन है, इसमें द्रव्यमान है,
ये स्थान भी घेर रहा है, लेकिन हमें ये क्या है, आंखें बंद, ये हमें फील ना हो, महसूस ना हो, तो ऐसा भी नहीं, वो क्या हो रहा हो हमें महसूस भी कर सकें पदार्थ को, उसके वजन को, तो वो क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, आपका पदार्थ कहलाता। फिर से बता दूं, मैंने बताया कि हर वह वस्तु या ऐसी कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, या फिर जिसका कुछ न कुछ भार हो, तो इसके साथ ही हम उसको फील भी कर सकें या महसूस भी कर सकें, तो उसको हम क्या कह देते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, गिलास हो गया, जग हो गया, चप्पल हो गया, कुछ भी हो गया, जो ये क्या करता हो, पदार्थ क्या है, द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो। तो अब इन सभी के लिए अगर बात करें तो देखेंगे पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पदार्थ को हम क्या करते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं, छू कर महसूस कर पा रहे हैं, हाँ ये पदार्थ है। अंधा भी इसको महसूस कर पाएगा, पदार्थ है, मतलब अंधा भी महसूस कर ले, वाह वाह वाह, ये क्या है, क्या गोल गोल क्या है, ये तरबूज है क्या, बस महसूस तो हो रहा है, तरबूज बोला ना उसने, पदार्थ का नाम लिया ना, हवा तो नहीं बोला कि हमको महसूस हो रही है हवा है, नहीं, उसने महसूस किया, उसका एक आकार है, क्योंकि उसने हम उठा के देखा तो इसमें कुछ द्रव्यमान था, द्रव्यमान था तो कहीं ना कहीं बैठेगा, महसूस कर पा रहा है, देख सकते हैं, मतलब अंधे, मतलब आंखें अगर हैं हमारी तो हम इसको देख सकते हैं, दिख रहा है ना। किसका, दूसरा गुण, इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, भैया इसका कुछ न कुछ वजन होगा, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, कुछ ना कुछ तो इसका वजन होगा ही, कुछ ना कुछ तो इसका द्रव्यमान होगा ही भाई, समझ पा रहे हो ना। तो ये क्या है, आपका द्रव्यमान है। नेक्स्ट देखें, इसमें ये कुछ ना कुछ क्या करता हो, स्थान भी घेरती हो। अंग्रेजों की भाषा में थोड़ा सा आते हैं, तो मैंने क्या बताया, मैटर इज एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मास इज द अमाउंट ऑफ मेटेरियल, तो मास क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ मेटेरियल, मेटेरियल या कहें आपका पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, मास कहलाती है। मास इज व्हाट गिव्स एन ऑब्जेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेट एंड इनर्शिया, यानी कि जो द्रव्यमान होता है वो उसको क्या प्रदान करता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी में क्या देता है, तो उसका भार और इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, यानी कि जड़त्व का क्या करता है, जड़त्व का गुण पैदा करता है। वेट क्या होता है, इज फोर्स, फोर्स एंड इज ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वेट होता है वो क्या करता है, फोर्स एंड इज ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी, यानी कि वो बल होता है, वो जो भार होता है वो क्या करता है, हमेशा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की ओर क्या करता है, वहां पर, यानी कि मान लीजिए इसका आधा किलो वजन है, तो ये क्या होगा, इसका वजन जो हमें महसूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमें पृथ्वी जो नीचे बल लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण जो बल लगा रहा है उसके आधार पर इसका क्या है, वजन हो सकता है 400 ग्राम, 500 ग्राम। क्लियर हुआ ना, इसको हम आगे हम क्लियर करेंगे, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट होता है इनर्शिया, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स मोशन, यानी कि जो उसकी गति है अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है। इनर्शिया के बारे में हम बात करेंगे कि इनर्शिया होता क्या है। क्लियर हुआ ना, जड़त्व क्या होता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये अपना इस तरह से ये रखा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी जो भी जैसी पोजीशन है उसको बनाए रखने में क्या करेगा, ये अपना मतलब रेजिस्टेंस, यानी कि ये अपना क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा। क्लियर करेंगे आगे, इतना ही रखते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, मैटर इज एवरीथिंग दैट द ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट आर कंपोज्ड ऑफ मैटर एंड एन इजीली ऑब्जर्व प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज इट्स स्टेट ऑफ फेसिस। ठीक है, दैट क्लासिकल स्टेज की ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो 3 प्रकार की अवस्थाएं आपको पदार्थ की देखने को मिल जाती हैं। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, पदार्थ की अवस्थाओं की अगर बात करें तो पदार्थ की 3 प्रकार की अवस्थाएं जो है देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं एनर्जी के बारे में, पदार्थ के बारे में आपने क्लियर कर लिया है, यानी कि मैटर क्या होता है, यानी कि मैटर क्या मैंने बताया, जो आपका जगह घेरता हो और साथ में उसमें क्या हो, थोड़ा सा द्रव्यमान हो। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट इज एनर्जी इन साइंस, यानी कि ऊर्जा या कहें एनर्जी क्या होता है। आइए क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आपका पदार्थ क्या होता है, मैंने बताया था पदार्थ क्या करता है, स्पेस घेरता है और साथ ही उसमें क्या होता है, कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर क्या मैंने बताया कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कह देते हैं,
ऊर्जा कह देते हैं। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर अगर एक नज़र डालें तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी क्या होती है, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो आपका क्या होता है, ऊर्जा क्या नहीं करता है, स्थान नहीं घेरता है। मान लीजिए ये लाइट है, मैं दिख पा रहा हूँ, मैं आपको दिख रहा हूँ, क्या ये स्थान घेर रही है क्या? मान लीजिए लाइट है, इतना हो रहा है प्रकाश, ये यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, कहीं लाइट घेर रही है? मतलब बल्ब जलाया, बल्ब जैसी हमने जलाया वैसे ही आप चेयर पे बैठे हुए हैं, चेयर से धक्का मार के नीचे गिरा दिया, हट हट हट, अपने को बैठना है। तो यहाँ सीधा सा मतलब है उसको क्या नहीं चाहिए, स्पेस नहीं चाहिए, यानी कि नॉट ऑक्यूपाइड। क्या पाक अधिकृत कश्मीर देखा ना, वैसे ही यहाँ पर क्या है, इसको किसी के अधिकार की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं पर भी नहीं घेरती है। क्या नहीं करती है, वो बिल्कुल भी स्थान नहीं घेरती। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी ऊर्जा हो या फिर कोई भी ऊर्जा हो तो उसका कोई भी क्या नहीं होता है, द्रव्यमान। फिर से बता दूं, जो आपका पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, वो स्थान घेरता है। यानी कि मान लीजिए कहीं जगह है तो उसको क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। वहीं पर आपका जो ऊर्जा होता है वह क्या नहीं करता है, स्थान नहीं घेरता है। और कहीं पर भी चले जाएं, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर चले जाएं, ऊर्जा का क्या होता है, कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। जैसे कि चाहे विद्युत मान लीजिए, चाहे ध्वनि मान लीजिए, चाहे फिर किसी और कोई कुछ भी हो ऊर्जा, वो आपका वो क्या नहीं करेगा, वो स्थान नहीं घेरेगा। मैं बोल रहा हूँ तो ये तो है नहीं कि ये आपका इसको जगह चाहिए होगी, ये बुक वाली जगह है या फिर मान लीजिए लैपटॉप वाली जगह मैं बोल रहा हूँ तो ये हटाओ, इसके बाद ये जगह यहाँ पर आवाज़ आएगी मेरी, ऐसा नहीं। मतलब ध्वनि है, विद्युत है, लाइट आ रही है किसी तार में, क्या उसमें क्या करना पड़ेगा, ये तो है नहीं कि वो आपका जगह घेर लेगा। इस तरह से कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है। फिर से क्लियर हुआ? फिर से बता दूं, आपका मैटर यानी कि पदार्थ को क्या चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है, और साथ में उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। वहीं पर आपका ऊर्जा की अगर बात करें तो इसका क्या नहीं होता है, कोई द्रव्यमान नहीं होता है, ना ही ये क्या करता है, किसी भी तरह से जगह घेरता है। क्लियर हुआ? एक मान लीजिए लाइट बढ़ गई, क्या इसने जगह घेरी? अब जैसे कि मान लीजिए अभी छोटी सी लाइट जल रही थी, अब ये मान लीजिए ये बड़ी लाइट जल गई, तो इसमें क्या हुआ, क्या यहाँ इसने ये कहा कि हटाओ हटाओ जगह नहीं बन पा रही है, लाइट जो है यहाँ पर कम है, जगह भी कम है? ऐसा कुछ नहीं। ना तो उसने स्थान घेरा और ना ही उसने किसी भी तरह का उसका कोई द्रव्यमान था। ऊंचाई से गिरते हुए जल में आप मान लीजिए ऊर्जा होती है, उसमें क्या होता है आपको पता है, ऊंचाई से जब जल गिरता है तो क्या होता है, उसमें ऊर्जा होती है। तो वो पहिया लगा होता है ना, पहिया लगा होता है, तो उससे क्या होता है, पहिया घूमने लगता है, जिससे क्या कर सकते हैं हम, बिजली पैदा कर सकते हैं। ये क्या होता है आपका, क्या करते हैं, ये क्या होता है आपका ऊर्जा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो क्लियर हुआ? मैटर क्या होता है, मैटर में क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो और साथ ही उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो तो उसको क्या कहते हैं, आपका मैटर यानी कि पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ क्या होता है, ऐसी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हुआ? ऊर्जा क्या मतलब होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं और इसकी थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, हाँ, एनर्जी, ठीक है। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फिर से बता दूं, सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो एनर्जी इज हाउ थिंग चेंज एंड मूव, यानी कि क्या करती है, जो ऊर्जा होती है वो क्या करती है, किसी भी वस्तु का क्या करती है, स्थान क्या करती है, उसको उसमें गति पैदा कर सकती है या फिर क्या कर सकती है, उसमें कुछ बदलाव ला सकती है। इट टेक्स एनर्जी टू कुक फूड, यानी कि क्या कर सकती है, आप ऊर्जा से खाना को पका सकते हैं। टू ड्राइव टू स्कूल, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को चलाकर क्या कर सकते हैं, आप स्कूल जा सकते हैं। एंड टू जंप इन एयर, आप क्या कर सकते हैं, ऊर्जा के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, आप छलांग लगा सकते हो। कि कार्य करने की क्षमता जो है, हम मान लीजिए हम ऐसे करके इस तरह से, तो ये क्या हो रहा है, इस तरह से क्या कर रहे हैं, हवा में क्या कर पा रहे हैं, जंप लगा पा रहे हैं, यानी कि कूद पा रहे हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि अगर बात करें तो एनर्जी कैन टेक अ नंबर्स
नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि जो ऊर्जा होती है उसकी कई सारी क्या होती हैं, उसकी कई सारे क्या होते हैं, उसके रूप होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कह देते हैं, ऊर्जा कहते हैं। टू द एबिलिटी टू डू वर्क, और ऊर्जा के गुण की या प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो यह स्थान नहीं घेरता है, साथ ही इसमें किसी भी तरह का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ये प्रमुख क्या हो गया, एनर्जी क्या करता है, किस तरह से उसमें क्या करता है, चेंज कर देता है या कि उसमें गति पैदा करता है। तो मान लीजिए जो खाना हम पका सकते हैं किससे, एनर्जी से ही, ऊर्जा से ही। तो एनर्जी की अगर बात करें दो रूप देखने को मिल जाएंगे एनर्जी के, किसके, एनर्जी के। तो एनर्जी के रूप देख लेते हैं, यानी कि ऊर्जा के रूप देख लेते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के रूप देखने को मिल जाएंगे, दो फॉर्म देखने को मिल जाएंगे एनर्जी के। एक तो है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोटेंशियल, जिसको हम कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज मतलब स्थितिज, और दूसरा जो होता है गतिज ऊर्जा, ठीक है। दोनों के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, काइनेटिक और स्थितिज और गतिज। गतिज जो होता है गति, जिसमें गति हो रही हो इस तरह से। स्थितिज मतलब जो स्थित हो, यानी कि स्थिर होती है, जो गति नहीं कर रहा है, इस तरह से, ये इस तरह से, ऐसे गति, खड़ा हुआ है और वो क्या हो रही है, एक तरह से ऊर्जा है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो फॉर्म किस तरह से बदलती है, यहाँ पर किस तरह से जो एनर्जी होती है चेंज होती है। तो चेंजिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि एन ऑटोमोबाइल इंजन चेंज केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी, यानी कि जो ऑटोमोबाइल होती है, जैसे गाड़ियाँ होती है, मान लीजिए ये मोटरसाइकिल, ये मान लीजिए कार है। तो कार में क्या करते हैं, इंजन चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल मतलब आपका पेट्रोलियम होता है, एक तरह से क्या होता है, क्या होता है आपका केमिकल होता है। पेट्रोलियम एक तरह से केमिकल होता है, वो क्या कर रहा होता है, केमिकल चेंज टू केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी, यानी एक तो मशीनी ऊर्जा में बदलता है, यानी कि गाड़ी का पहिया घूमता है, वो चलता है, और उसके साथ ही क्या होता है, हीट एनर्जी, यानी कि जब गाड़ी चल रही है तो आपको पता होगा क्या हो रहा होता है, वो बहुत तेज क्या पैदा कर रही होती है, गर्मी पैदा कर रही होती है। दूसरा देते हैं चेंजिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ ट्री चेंज रेडिएंट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी जो विकिरण ऊर्जा होती है उसको किस में बदलती है, केमिकल ऊर्जा में। जो सूर्य की विकिरणें होती हैं, जो किरणें होती हैं, उससे क्या करता है, आपका पेड़ जो होता है, आपको पता है किस तरह से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करता है, वो अपना भोजन बनाता है। भोजन बनाकर वो क्या कर लेता है, केमिकल एनर्जी में बदल लेता है। किस में, मान लीजिए फल में बना लेता है, या फिर स्टार्च में, या फिर मान लीजिए अपना भोजन बनाता है तो तना एक तरह से क्या होता है, उसका भाग ही होता है, तो एक तरह से वो केमिकल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हैमरिंग अ नेल चेंज मैकेनिकल एनर्जी टू डिफॉर्मेशन एंड हीट एनर्जी। अब मान लीजिए हैमरिंग जो होता है, यानी कि जो हथौड़ा है, उससे हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए किसी कील पर या फिर किसी उस पर मार रहे हैं, ऐसे करके, इस तरह से। तो कील को जब हम मार रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज, मैकेनिकल एनर्जी एक तो जो मशीनी ऊर्जा में बदल रहा है, टू डिफॉर्मेशन, यानी कि डिफॉर्मेशन किस में बदला जा रहा है, डिफॉर्मेशन, यानी तो एक तो उसमें थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, कैसा, जो आपकी कील होती है उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी कि क्या होती है, फैल जाती है। दूसरा क्या हो जाता है, हीट एनर्जी, यानी कि जब वो कील को छू कर देखेंगे तो आपको गर्म होती हुई महसूस होगी, टच करेंगे तो गर्म होगी। नेक्स्ट देखते हैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन चेंज न्यूक्लियर एनर्जी टू रेडिएंट एंड हीट एनर्जी, यानी कि जो आपका नाभिकीय जो ऊर्जा होती है वो क्या होता है, किस में बदल जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी टू रेडिएंट एंड, यानी कि विकिरण और बहुत ज्यादा क्या होती है, ऊष्मा, हीट एनर्जी में बदल जाता है। नेक्स्ट एन इलेक्ट्रिक मिक्सर चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी। आपने देखा होगा जैसे घर में ग्राइंडर मिक्सर है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, मान लीजिए मसाला पीस रहे हैं, तो वो किस में बदल रहा है, एक तो बदल रहा है किस में, मैकेनिकल, एक तो उसकी वो घूम रही है बहुत तेज, उसका जो ब्लेड होता है वो, उससे क्या हो रहा है, मसाला पिस रहा है। उसके बाद जब आप जार को छू कर देखेंगे तो क्या हो रहा है, हीट एनर्जी, यानी कि वो क्या हो रहा होता है, गर्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही
अ लैम्प चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू रेडिएंट एंड हीट एनर्जी। यानी कि मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है, उसको जब पुराने ज़माने में तो ऐसे हुआ करते थे, वो पीले पीले बल्ब जला करते थे जिसमें अंदर वो एक स्प्रिंग सी लगी होती थी, तो वो क्या होते थे, बहुत गर्म हो जाते हैं, उनको छू नहीं सकते थे। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा कम गर्म होते हैं। तो बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल रही है, रेडिएंट यानी कि तो विकिरण, यानी कि इसको हम देख पा रहे हैं तो ये किरणें हैं एक तरह से, आप हमें देख पा रहे हैं। और दूसरी क्या है, हीट एनर्जी, बल्ब को जब आप छुएंगे तो गरम गरम लगेगा, यानी कि वो थोड़ा सा हीट आकर ऊष्मा उत्पन्न कर रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, दूसरा जो होता है काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा होता है, जिसको हम आगे जाकर हम स्थित और गतिज ऊर्जा के बारे में विशेष रूप से आकर स्पेशल क्लास में हम यहाँ पर जानेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा और किस तरह से यहाँ पर जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है, इस तरह से आप चढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं और यहाँ पर जो है स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में आ जाते हैं, ये यहाँ से निकलते हैं तो ये आपका एनर्जी आउट हो जाती है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्मल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से ये है इस तरह से नीचे गिरता है तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स, लाइट, उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये हो जाता है। मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से ये सपोर्ट जो है बनाए रखिए, मैं छोटी छोटी वीडियो में आपको पूरा जो है फिजिक्स कंप्लीट करवा दूंगा। रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो आगे भी हम करवाते रहेंगे। और बात करें नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तरह, आप IAS PCH स्टेट पेस किसी भी एग्जाम की तरह तैयारी कर रहे हैं, शुरू से लेके एंड तक, यानी छोटे से लेके छोटा और बड़े से बड़ा का आप यहाँ पर जो है सिलेबस में जो भी आपका दिया गया है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी आप खरीद सकते हैं, जैसे भी जो भी करना चाहें कर सकते हैं। नोट्स यदि खरीदते हैं, आपकी अगर कंडीशन है खरीदने लायक तो आप खरीद सकते हैं। फ्री में चाहिए तो आपको फ्री भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर सपोर्ट कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाता है, ना तेरा घाटा ना मेरा घाटा, और हमें भी कोई ज़्यादा नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि सपोर्ट करेंगे तो थोड़ी सी हिम्मत बनी रहेगी। तो आपका जो है भौतिक का ये 5वां वीडियो, इसमें जो हम बात करेंगे वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सीधा मतलब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत इसको हम कह सकते हैं। किसके द्वारा दिया गया था उसको देखेंगे और छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्लियर करते जाएंगे। आइए तो हम देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, उसके बारे में बताते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत में सीधे 2 शब्दों में समझें कि इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि जो ऊर्जा होती है, अब इससे पहले मैं आपको एनर्जी पढ़ा चुका था कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी में के क्या क्या गुण होते हैं वो बता चुका था। वही एनर्जी यहाँ पे वही ऊर्जा के बारे में बात हो रही। तो ऊर्जा का इनका ये कहा जाता है ये कि इसको ना तो बनाया जाता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या फिर रूपांतरित या स्थानांतरित किया जा सकता है। सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए ये कोई एनर्जी, वैसे ये वस्तु है लेकिन एनर्जी मानते हैं, मान लीजिए ये लाइट है, लाइट, तो इसका क्या करना है, एक इसको ना तो बनाया जा रहा है, लाइट को ना तो बनाया जा रहा है और ना ही लाइट को हम खत्म कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं, क्लियर करते हैं, देखते हैं कहाँ गया रे, एक मिनट, हाँ कहाँ पे है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस धैर्य रखिएगा, मैं आपको आपकी आत्मा तक में पहुंचा दूंगा। टॉपिक का मेरा तरीका समझाने का, पढ़ाने का मेरा अलग रहता है, मैं टीचर बन के नहीं समझा पाता हूँ, मैं एक आम भारतीय बन के समझा पाता हूँ। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। यानी कि सीधा सा मतलब है कि ऊर्जा को ना तो क्या किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, और ना ही क्या किया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है। बस एक रूप से दूसरे रूप में उसको क्या किया जा सकता है, परिवर्तित या कहें
बदला जा सकता है, कन्वर्टेड किया जा सकता है। सीधा मतलब इस ब्रह्मांड में या फिर इस पृथ्वी पर या फिर इस पूरे सौर मंडल में कहीं पर भी ऊर्जा का ना तो क्या किया जा रहा है, उसको ना तो उत्पादन किया जा रहा है और ना ही क्या किया जा रहा है, ना ही उसका क्या किया जा रहा है, ना ही उसको खत्म किया जा रहा है। बस क्या किया जा सकता है, उसको एक रूप से, क्योंकि अगर प्रकाश को हम अगर ले रहे हैं तो प्रकाश पहले से ही मौजूद है। प्रकाश जो है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे सौर मंडल पर पहले से मौजूद है। बस उस फॉर्म को क्या करके परिवर्तित कर सकते हैं। सीधा मतलब एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, जैसे कि मान लीजिए मैं खड़ा हूं, मेरे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, ना तो उस ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है, ना ही क्या किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। अब क्या करना है, सामने एक व्यक्ति आया, धक्का दिया, ऊर्जा थी, एनर्जी जो थी, क्योंकि हमने बताया था ऊर्जा की परिभाषा होती है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कह देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, धक्का दिया, ट्रांसफर क्या था, उसके अंदर गई, मतलब ये इस तरह से। अब उसको जब ये मैंने धक्का मारा इस तरह से, तो उसकी जब लगी तो क्या हुआ, जो ऊर्जा थी उसमें ट्रांसफर एक तरह से, तो क्या हुआ, एक वस्तु से दूसरी में, और फॉर्म को उसकी क्या हो गई, बस बदल गई। वो सीधा खड़ा होगा तो क्या होगा, उसको धक्का लगा होगा ऐसे करके, ऐसे करके गिरते गिरते बचा होगा। बात को समझ पा रहा ना। तो क्या हुआ, क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। सीधा सा मतलब आप यहां पर ये अंकल मान लीजिए, अंकल ने यहां से ये छोड़ा, यहां से छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद मतलब वहीं से छोड़ा, इसमें ना तो इन्होंने कोई ऊर्जा बनाई और ना ही क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय किया। बस जितनी थी वो जहां से उन्होंने ऐसे करके छोड़ा है वहीं तक आई। यानी कि ना तो उसमें कुछ बदला है और ना ही कुछ उसमें ऐड किया है, बस जितना था उतना ही हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट रखे हुए हैं, क्या हो रहा है, ना तो इसमें कुछ बदला जा रहा है और ना ही कुछ हुआ हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये है, यहाँ से गाड़ी चलती है, यहाँ से गई, इतनी छोड़ दी, इस तरह से ऐसे गई, इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से, और ये यहाँ तक पहुँच गई। तो यहाँ पर क्या देखिए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 20 काइनेटिक एनर्जी में बदल दी जाती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी हो रही, टोटल एनर्जी कितनी हो रही, 100। यहाँ पर इसको जूम करके देखते हैं, आप आइए दिखाते हैं। यानी कि K1 प्लस U1, यानी कि K1 क्या हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, U1 क्या हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दोनों बराबर क्या हो रहे हैं। दूसरी तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे, आपका K2 आपका K2 आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और U2 क्या है आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वही यहाँ पर दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पर इसको देखें, यहाँ से मान लीजिए इसको हम अगर शुरुआत कर लेते, ये हिस्सा इतना ले लीजिए इस तरह से, ये, और ये U2 मान लीजिए इस तरह से, ये एरिया आपका हो जा रहा है। यानी कि इन्होंने क्या किया, अपने पास से छोड़ा इस बॉल को, यहाँ से इस बॉल को इन्होंने छोड़ा, और छोड़ने के बाद ये इतना एरिया कवर करता है और लौट कर वहीं पर ही आ जाता है। तो ना तो इन्होंने कुछ बनाया और ना ही क्या किया, समाप्त किया। अब ऐसे इसको ले लीजिए, यानी कि ये इसमें मार रही धक्का, ये लौट के फिर इसमें आता है, तो इस तरह से ना तो यहाँ पर ऊर्जा बन रही है और ना ही क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, खत्म हो रही है। बस क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ज़्यादा हमें कुछ जानना नहीं है, इतना ही काफ़ी है। तो सीधा सा मतलब ऊर्जा संरचना का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो क्या की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है, ना ही क्या की जा सकती है, नष्ट की जा सकती है। केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या बदला जा सकता है, या तो उसका एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, या फिर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। फिर हमारे एक वैज्ञानिक आ जाते हैं, वैज्ञानिक हैं यानी कि साइंटिस्ट आ जाते हैं, जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन सर, जो हैं हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन। ये क्या करते हैं, इसको चुनौती देने के लिए आ जाते हैं, कहते हैं भैया ऐसा है, ये जो है जो आप बोल रहे हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हल्की सी जानकारी दे दूं कि आपके एक महान वैज्ञानिक, जो कि इनका नाम क्या था आपका, एल्बर्ट आइंस्टीन, या फिर भौतिक विज्ञानी भी इनको कह सकते हैं, भौतिक वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक प्रसिद्ध सूत्र दिया जिसको हम कहते हैं E=mc²। इसने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को क्या की, चुनौती देते हैं, क्योंकि सूत्र के अनुसार, कौन सा, E=mc² के अनुसार ऊर्जा को नष्ट करके द्रव्यमान में और द्रव्यमान को नष्ट करके ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। क्योंकि E=mc² क्या कहता है कि इसमें क्या किया जा सकता है, जो मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, ये ऊर्जा है,
ऊर्जा को काय में बदला जा सकता है, नष्ट करके काय में बदला जा सकता है द्रव्यमान में, और द्रव्यमान को नष्ट करके काय में, द्रव्यमान को नष्ट करके काय में बदला जा सकता है ऊर्जा को। मान लीजिए इनका ये कहना है कि मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी को क्या किया, जलाया, जलाने के बाद क्या किया हमने, ताप उत्पन्न किया। लेकिन ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, बल्कि क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस इन्होंने चुनौती दी, लेकिन बाद में ये सिद्ध हो जाता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में। क्योंकि हमारी जो मान लीजिए ये द्रव्यमान है, उनका ये कहना है कि द्रव्यमान को क्या किया जा रहा है, द्रव्यमान है, तो इनका ये कहना है कि एक रूप से ना तो इसको बदला जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन इक्वल टू एमसी स्क्वायर क्या कहता है, इसका ये कहना है कि आपका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को क्या किया जा रहा है, नष्ट करके, अरे यार हम साला कभी बीड़ी नहीं पिए, तो द्रव्यमान को नष्ट करके क्या किया जा रहा है, द्रव्यमान को नष्ट करके क्या बनाई जा रही है, ऊर्जा बनाई जा रही है। जैसे कि मान लीजिए लकड़ी थी, क्या था, द्रव्यमान था, द्रव्यमान जो हो रहा है नष्ट हो रहा है, और नष्ट होने के बाद क्या बन रहा है, आपका ऊर्जा यानी कि आग बन रही है। ठीक है, ये क्या है, ताप मतलब ताप निकल रहा है, यानी कि आग हो रही है। तो क्या हुआ, और यहां पर क्या हुआ, मैं आपको दिखा देता हूं कि ये एक क्या थी, तीली थी, लेकिन बचा क्या, ये रूप इसका क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। रूप क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। यानी कि इनका इक्वल टू एमसी स्क्वायर क्या करता है, चुनौती देता है, कहता है कि इसमें जो इसका द्रव्यमान था वो नष्ट होकर किस में बदल गया, ऊर्जा में, और ऊर्जा कहां गई, हमें विलीन हो गई, पता ही नहीं चली। इनका ये कहना है कि ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि भैया यहां पर थी तो इसमें द्रव्यमान मौजूद है, ये माचिस है, द्रव्यमान इसमें मौजूद है, बस क्या हो रहा है कि इसको क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं इस तरह से। मतलब ये लकड़ी थी, इसका जो द्रव्यमान है वो नष्ट होकर काय में बन रहा है, ऊर्जा में, इसको हम महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट, यानी कि ताप महसूस कर पा रही है। ठीक है, यहाँ पे मतलब टेम्परेचर और ऊष्मा यानी कि हीट। यहाँ पर पीछे आप देखेंगे धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो ये इस तरह से, ये इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये किस में बदल गया, ये बन गया क्या, आपका नष्ट हो गया ना, इस तरह से। यही कहता है, क्या कहता है इसको कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। आइए समझते हैं। तो मैंने क्या बताया, हमारे भौतिक विज्ञानी जिनका क्या था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सूत्र की खोज की, या कि सूत्र सामने लेकर आते हैं और E=mc² द्वारा क्या कहते हैं, चुनौती देते हैं। इन्होंने कहा कि सूत्र के अनुसार ऊर्जा को नष्ट करके द्रव्यमान में और द्रव्यमान को नष्ट करके ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जबकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों संरक्षित रहता है। इसमें से एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, बस परिवर्तित किया जा सकता है। इतना जानना काफ़ी है। समझ रहे हैं ना, क्या कहता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की, इस पूरे ब्रह्मांड है, उस पूरी पृथ्वी है, उस पूरे सौरमंडल में क्या होता है, द्रव्यमान और ऊर्जा का क्या होता है, संरक्षित रहता है, और संरक्षित के साथ वो क्या होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। मान लीजिए मैं अभी आपके सामने मतलब यहाँ पर मौजूद दिख रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, एक दिन में समाप्त हो जाऊँगा, तो मेरी जो आत्मा है, जो कि हमें दिखती नहीं है, महसूस हम बस कर सकते हैं उसको, वो समाप्त हो जाएगी। और वो क्या होगा, समाप्त हुआ ये शरीर समाप्त होने के बाद जो भी इसका द्रव्यमान था वो क्या हो जाएगा, मिट्टी में विलीन हो जाएगा। विलीन होने के बाद मिट्टी जो थी मिट्टी में बन जाएगा, और जो मेरी ऊर्जा थी, जो मेरा जो अंदर जो आत्मा थी, वो किसी और रूप में कहीं और जाकर जन्म ले लेगी। तो इसी तरह से माना जाता है कि न तो समाप्त हो रहा है ना ही बन रहा है, यानी कि बस रूप परिवर्तित हो रहा है। मेरी जो है, मान लीजिए मेरी जो मिट्टी है, मेरा जो शरीर है, वो जाके दबा दिया जाएगा या फिर मुझे जला दिया जाएगा। मान लीजिए मैं मुल्ला जी हूँ और मुझे क्या है कि मुझे दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं पिघल जाता हूँ, पिघलने के बाद मतलब मिट्टी बन जाता हूँ। मिट्टी बनने के बाद क्या होता है, उस जगह पौधा लग जाता है। पौधा बनने की वजह से मिट्टी जब मैं बनता हूँ तो वहाँ पर उर्वरक जो होती है, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर एक पौधा लगाया जाता है। पौधा लगाने के बाद वही मिट्टी से निकल रहा, बात को समझना, वही मिट्टी से पौधा बन रहा है, उसी सारे जो भी उसमें केमिकल्स थे उसके आधार पे वो बन रहा है। इस तरह से जैविक एक पेड़ बनता है। पेड़ बनने के बाद वही मिट्टी जो मेरे शरीर के अंदर की थी, वही मिट्टी क्या है, फल के रूप में बनती है। उस फल को मान लीजिए मैं उठाता हूँ, मतलब मान लीजिए उस फल को मैं खाता हूँ, मतलब मैं तो समाप्त हो गया हूँ, कोई खा लेता है, और खाने के बाद वो क्या करता है, सुबह जाता है, समझ रहे हैं कहाँ जाता है, और वो निकाल देता है। निकालने के बाद वो गोबर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब वहाँ से बना मिट्टी, मिट्टी बनने के बाद पौधे में, पौधे के बाद वो आया एकदम ऊपर, ऊपर के बाद उस फल को तोड़ा, तोड़ने के बाद खाया, पिया, खाने के बाद पी लिया पानी, और उसको पचा दिया और एकदम फिर से निकल गया। बात को समझ पा रहे हैं। बस क्या हो रहा है,
द्रव्यमान है उसका भी क्या हो रहा है, एक रूप परिवर्तित हो रहा है, वैसी ऊर्जा का है। रीजन सीधा था है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, 2 शब्दों में याद रखना है बस, और उसके अलावा में कुछ भी याद नहीं रखना है। ऊर्जा से संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सीधा सा मतलब है कि ऊर्जा को ना तो क्या किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, यानी कि ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर हो गया ना, इतना ही काफ़ी है, इसको ही हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझे देख चुके हैं वीडियो, वो मेरी आदत और मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरा ढंग जो है जानते हैं। मैं कह कर ले लेता हूँ सब्जेक्ट के, कह कर लेने का मतलब उसको मैं एक बार बताता हूँ और उसके बाद ख़त्म कर देता हूँ, सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं बचता है। तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह से मैं भी आपका सपोर्ट करता रहूँगा। अभी जीवन जो है थोड़ा संकट में गुजर रहा है, मैं थोड़ा सा मूड नहीं अच्छा रहता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मार्केट में बहुत बड़ा हो गया यूट्यूब वाला, अभी हम थोड़े से गरीब चल रहे हैं यूट्यूब के मामले से, क्योंकि हमारा चैनल जो है हैक हो गया था, उसके बाद हमने दोबारा से बनाया, तो फिर बात नहीं रहती है। कॉम्पिटिटर तो जो है ज़्यादा आ गए हैं, हमारा माल जो है कंपटीशन तो कर पा रहा है लेकिन अभी भीड़ में जो है खो रहा है। तो मैं चाहता हूँ शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, चारों ओर फैला दीजिए, आग लगा दीजिए। तो चलिए फिर आपका ये टॉपिक जो है शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। इससे पहले हमने जो देखा था वो था आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इसमें हम बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, क्या होता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 2 शब्दों में ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ जानना नहीं। ये किसके द्वारा दिया गया था, बस इतना होता है। ये बेसिक टॉपिक जो है केमिस्ट्री का है, लेकिन घूस दे रहा हूँ मैं इसी में ही, आप इसका आनंद ले लीजिए। इसको हम कह सकते हैं द्रव्यमान की अविनाशता का, द्रव्य की अविनाशता का नियम, इसको हम कहते हैं। तो आइए देखते हैं द्रव्य की अविनाशता का नियम थोड़ा सा देखते हैं, या फिर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ज़्यादा कुछ नहीं जानना, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो एंटनी लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। लेवोजियर, जीप जो है फंस गई होती बच्चे के गले में, इस तरह से पढ़ते हैं, लेवोजियर पढ़ते हैं इसको अंग्रेजों की भाषा में। तो किसके द्वारा दिया गया था, एंटनी या एंथनी पढ़ते हो भी, एंथनी तो नहीं, एंटनी लेवोजियर, इस तरह से बात हमने 2-4 लोगों को बोलते हुए देखा है। तो गले में एक बार फंस गई होती है चीज मेरी, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत देख लेते हैं। द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह सिद्धांत क्या कहता है, तो यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी बंद व्यवस्था यानी कि क्लोज सिस्टम में द्रव्यमान यानी कि मास सदा ही क्या होता है, संरक्षित रहता है। वह ना तो बढ़ता है और ना ही क्या होता है, घटता है। द्रव्यमान का ना ही क्या हो सकता है, सृजन किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन वह आपस में पुनर्व्यवस्थित अवश्य हो सकता है। मैंने क्या बताया, द्रव्यमान का ना तो सृजन यानी कि जिस तरह से ऊर्जा के लिए इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पे ऊर्जा शब्द लगा दीजिए, आपकी परिभाषा जो है पूरी हो जाएगी। फिर से बता दूं, यह सिद्धांत क्या कहता है, किसी भी बंद व्यवस्था में यानी क्लोज सिस्टम में, मान लीजिए कोई द्रव्यमान है, द्रव्यमान मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए कहीं पर भी रखा हुआ है, मान लीजिए किसी भी जगह, तो क्लोज होना चाहिए यानी चारों ओर से बंद है, तो उसमें ये कहा जाता है कि क्लोज सिस्टम में वो हमेशा ही क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ना तो वह बढ़ता है और ना ही क्या होता है, घटता है। अब मान लीजिए इसको हमने खुला छोड़ दिया, मान लीजिए लोहे की है, तो इसमें क्या होगा, जंग लग सकती है, कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर बात हो रही है क्लोज्ड की, क्लोज्ड मतलब बंद सिस्टम। ठीक है, अंग्रेजों की भाषा में थोड़ा सा देखते हैं, द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। तो द स्टेट्स दैट इन केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। This means that in chemical reaction the mass of the reactants must be equal to the mass of the product। सीधा सा मतलब इनका ये कहना है कि ये वो अवस्था होती है, मतलब इनका कहना है कि केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, यानी कि न तो उसको क्या किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, और ना ही उसको क्या किया जा सकता, मतलब क्रिएट यानी कि उसको ना ही उसको बनाया जा सकता है। बस क्या हो सकता है, उसमें मान लीजिए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या किया जा सकता है, उसमें परिवर्तित किया जा सकता है, वो भी कैसे, केमिकल रिएक्शन से। अब आग लगती है तो ये तो एक तरह से मान लीजिए ये भी एक तरह से केमिकल ही रिएक्शन हो जाएगा, तो ये चीज़ अलग है। तो इनका ये कहना है कि मान लीजिए ये हमने आग लगाई, जो भी इसका द्रव्यमान है, इस तरह से ये आग लगी,
चलिए अंग्रेजों की भाषा में थोड़ा सा देखते हैं। द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास द स्टेट दैट इन chemical reaction atom are neither created nor destroyed. This means that in chemical reaction the mass of the reactants must be equal to the mass of the product। यानी कि सीधा मतलब ये है कि ना तो द्रव्यमान को क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही क्या किया जा सकता है, ना ही उसको समाप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शन के द्वारा। बस उसमें क्या किया जा सकता है, उसमें जो भी उसमें रिएक्शन अगर होता भी है तो वो क्या होगा, जो भी उसका माल जो है बनकर तैयार होगा, जो भी उसका मास होगा, उसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो दोनों की क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि मान लीजिए ये यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका, ये मान लीजिए लकड़ी है, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन के माध्यम से हमने क्या कर लिया, इसमें आग लगा दी। अब आग लगाने के बाद हमने क्या किया, स्टार्ट करने के बाद निकल के क्या आया, आग। अगर हम दोनों को अगर जोड़ते हैं तो मोटा मोटी क्या निकल कर आता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई माल रखा हुआ है, उसमें आग लगा देते हैं और राख जो निकल कर आती है तो हमारा क्या निकल आएगा, ना तो उसमें कुछ बदला, बस क्या होगी, अवस्था थोड़ी चेंज होगी, बस उसमें क्या होगा, अगर दोनों का निकालते हैं तो द्रव्यमान क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो कुछ मात्रा क्या है, उड़ गई धुएं के रूप में। क्या उड़ गया, जैसे मान लीजिए हमने ये मान लीजिए आग लगाई, इसमें से कुछ धुआं निकला, आग लग रही है, महसूस करेंगे हम तो ऊष्मा है और ताप भी महसूस हो रहा है। अब ये क्या है, जो भी इसमें हुआ, इसमें जैसे मान लीजिए कुछ भी आग लगी कि मान लीजिए कि इस तरह से मान लीजिए, अब इसकी जो कुछ राख निकली, मान लीजिए इसमें राख निकली। अब अगर राख निकलती है तो राख क्या हुई, ये अगर हम तोलेंगे एक तरह से मोटा मोटी, तो इसका जो इसके अंदर जो नमी थी वो आकाश में उड़ गई। मतलब क्या हुआ, हमने कुछ भी नहीं इसमें जोड़ा, ना तो इसमें कुछ ऐड हुआ, ना ही इसमें कुछ खत्म हुआ। क्या हो गया, इसका बस रूप परिवर्तन हो गया। क्लियर हुआ ना? चलिए, बस परमाणु क्या हो गया, पुनर्व्यवस्थित हो सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी ये विलुप्त नहीं होते हैं। अब हम इतने बड़े साइंटिस्ट तो है नहीं, हम सारे खोज लें कहाँ गए हैं, हमारे पास इतनी मशीन तो है नहीं। बस हमने मोटा मोटी बता दिया कि द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताया, वैसे ही इतना किसके द्वारा दिया गया था, लेवोजियर के द्वारा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, समझ में आ गया ना? देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, द्रव्यमान की संरचना के सिद्धांत में क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी बंद व्यवस्था में यानी क्लोज सिस्टम में द्रव्यमान सदाई क्या होता है, संरक्षित रहता है, न तो बढ़ता है ना ही क्या होता है, घटता है। द्रव्यमान का ना ही सृजन हो सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन वह आपस में क्या होता है, पुनर्व्यवस्थित हो सकता है। यानी कि मैंने अभी बताया था, आग लगाकर वो क्या हो गया, पुनर्व्यवस्थित हो गया। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में सारे अणु तथा परमाणुओं का वजन प्रक्रिया के पूर्व तथा पश्चात समान ही रहता है। सीधा मतलब क्या है कि कोई रासायनिक प्रक्रिया हो रही है तो उसके बाद क्या है, अणुओं की बात की है, अणुओं और परमाणुओं की बात की जाए तो वजन की अगर प्रक्रिया देखी जाए तो उसमें क्या होगा, पूर्व की निकाली जाए यानी कि पहले की अगर अवस्था निकाली जाए और बाद की अगर निकाली जाए तो दोनों का क्या होगा, द्रव्यमान जो होगा समान होगा। लेकिन परमाणु केवल क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं, वे कहीं पर विलुप्त नहीं होते और ना ही वो अपने आप पैदा होते हैं। सीधा सा मतलब है, ये क्या हो गया, ये तीली है तो इसमें परमाणु जो है ना तो क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, ना ही क्या हो रहे हैं, अपने आप ना ही क्या हो रहे हैं, इसमें ना ही ये पैदा हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, आपका एंटोनी लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। इन अंकल का मानना था कि समस्त ब्रह्मांड यानी कि पूरे ब्रह्मांड का द्रव्य यानी कि मैटर हमेशा क्या होता है, स्थिर यानी कांस्टेंट रहता है और समय के साथ इसमें परिवर्तन आए और कहा गया कि बंद व्यवस्था में द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षित रहता है। सीधा समझ रहा है, समय के साथ इसमें अगर परिवर्तन आता भी है तो वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें समय के साथ आएगा कब, जब वो खुले में होता है। समझ रहे हैं ना? संरक्षित रहता है कब, जब क्लोज्ड व्यवस्था की बात हो, चारों से बंद कर दिया जाए। अब मान लीजिए हम इसको रख देते हैं, मतलब एकदम चारों से बंद करके रख देते हैं, तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा, ये तीली आज से 100 साल बाद भी ऐसी मिलेगी, 200 साल बाद भी ऐसी मिलेगी, बस अब किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया ही नहीं हो रही है। अब हमने क्या किया, इसमें हमने खुले में छोड़ दिया, पानी वर्षा हो, गल गई, पता ही नहीं चला, हवा उड़ा ले गई, परिवर्तित आ गया। मान लीजिए बच्चा खेल रहा है, उसको तीली दे दी, बच्चा खेल रहा है इस तरह से, मान लीजिए खेल रहा है, तो इसमें क्या हुआ, ये धुआं बन के उड़ गई, कुछ ये राख बन के उड़ गई, कुछ राख बन जाती है, तो ये क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। सीधा तो मतलब इनका क्या कहना है कि क्लोज्ड व्यवस्था यानी क्लोज सिस्टम में यदि रखा जाता है तो उसमें कुछ भी नहीं बदलता है। तो ब्रह्मांड का द्रव्य क्या है, हमेशा स्थिर यानी कि कांस्टेंट रहता है, समय के साथ इसमें परिवर्तन नहीं आता है। अगर उसको खोल दिया जाए तो परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, बंद व्यवस्था में द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षित रहता है। क्लियर हुआ? इतना जानकारी काफी है। आइए देख लेते हैं एक नजर किस तरह से काम करता है। मान लीजिए लकड़ी है, ठीक है, आप लकड़ी है,
वंट इन ऑक्सीजन, आपको पता है CO2 और आपका कार्बन डाइऑक्साइड के आधार पर ये जलेगी और जलने के बाद आपका क्या बनेगी, एसिड जो होती है जिसको राख कहते थे गांव में, इससे दांत वगैरह किए जाते हैं साफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने, ये राख बची, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और H2 मतलब आपका वेपर, वाटर वेपर, यानी कि इस तरह से मैं आपको दिखा सकता हूँ। मान लीजिए ये लकड़ी है, लकड़ी जो है हमने जलाई, किसकी उपस्थिति में जलेगी, अगर ऑक्सीजन नहीं है, क्लोज सिस्टम में कर देंगे तो इसमें आग ही नहीं लगेगी, समझ पा रहा ना, यानी सीधा सा मतलब है। मैं फिर से आपको बता दूं कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहाँ गया वे, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर बात की जाए तो द स्टेट दैट द केमिकल रिएक्शन आइटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दिस मीन दैट इज द केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द reactants must be the equal to the mass of the product. Mass is the neither created nor destroyed in the ordinary chemical and physical chain, must start and end with the same amount. एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपका 30 किलो अगर लकड़ी जलाई जाती है और उसमें 1 किलो जो है क्या होती है आपकी, क्या हो जाती है, आपका आग होती है, तो उसमें से 28 किलो क्या निकलेगा, आपका 28 किलो राख निकलेगी और आपका क्या होगा, 3 किलो क्या निकल आएगा, मोटा मोटी क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, सीधा सा मतलब क्या है, मास इज द नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन द ऑर्डिनरी केमिकल एंड फिजिकल चेंज, मस्ट स्टार्ट एंड एंड विद द सेम अमाउंट, ठीक है। ये मोटा मोटी है, ये नहीं कि आप 2 किलो लकड़ी जलाएंगे तो उसमें से निकल ही आएगा, मोटा मोटी माना जा सकता है। हो सकता है लकड़ी गीली हो तो 30 किलो लकड़ी जलाई, 1 किलो आग हो गई इसमें से, तो आपका 28 किलो क्या निकलेगा, आपका राख, और 3 किलो क्या निकल आएगा, धुआं। मान लीजिए ये आपका 3 ग्राम जो है, मान लीजिए 1.5 ग्राम इसकी तीली का वो होगा, आप देख पाए होंगे धुआं भी उड़ा। मान लीजिए कुछ ग्राम जो है इस आग का वजन होगा, ये चल रही है इस तरह से, और हम अभी जो है नीचे राख पड़ी होगी इसकी, अब इसको हम कल उठवाएंगे और इसका वजन जो है चेक करवाएंगे प्रयोगशाला में, उसके बाद बताएंगे। तो सीधा तो आपको समझ में आ पा रहा होगा कि इस ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में क्या होता है, ना तो उसको पैदा किया जाता है और ना ही उसको समाप्त किया जाता है। वैसे ही आपका मास में क्या होता है कि उनका ये कहना है कि ऊर्जा संरक्षण उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है, यदि वो किस में रखा हुआ, क्लोज सिस्टम में। यदि उसमें अगर परिवर्तन आता भी है तो क्या होगा, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। समझ में आया ना। तो मास ऑफ द वुड एंड ऑक्सीजन, इन दोनों को यदि जोड़ लिया जाए, और मास ऑफ एसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक, वाटर वेपर में तो धुआं बना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपका जो है एस 32 ग्राम, फेरस आपका 56 ग्राम, तो आपका बनेगा ये हीट कुछ, और ये आपका माल जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको डिटेल में किसी दिन हम व्यवस्थित तरीके से और देख लेंगे, अभी इतना ही रखते हैं, आपका बेड़ा पार हो जाएगा इतने से। इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत या अपेक्षता का सिद्धांत या सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इससे हम बात जो करने वाले हैं सापेक्षता के सिद्धांत और E = mc²। मोटा मोटी देखें तो हम यहाँ पर उतना जानेंगे जितने हमें आवश्यकता है। E = mc², यानी कि हम साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, बस उतना जानेंगे कि हमारा बेसिक जो है क्लियर हो जाए, यानी कि एक बेस बन जाए, ठीक है। क्योंकि हमारी मम्मी ने हमें चाय बनाना सिखाया था और 1-2 बार दूध गर्म करना सिखाया, बाकी की हमने 1 बार 2 बार रोटी बनाना सिखा दी थी और 1-2 बार सब्जी बनाने सिखा दी थी। उसके बाद बाकी की डिशेज जो हम स्वयं बनाने लगे थे। चाय के अलग अलग प्रकार का मतलब इलायची वाली अलग और लौंग वाली अलग, इस तरह से। वैसे हम कई प्रकार की सब्जी जो है किचन में बहुत सारी डिशेज बना लेते हैं, जैसे कि आपका इडली, ढोकला, सांभर और बहुत सी सब्जियां हो जाती हैं, मटर पनीर, पता नहीं कितनी कितनी तरीके, बवाल और बवंडर बना लेता हूँ मैं, बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। तो इस तरह से बस वैसे ही मैं क्या है आपका जो है बेस जो है क्लियर करा दूंगा, बाकी की चीज़ें जो है आप डिशेज जो है आप स्वयं बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो बस वही सारी चीज़ें मैं करना सिखाऊंगा आपको, बेसिक और बेस आपका बना दूंगा, बाकी की साइंटिस्ट आप स्वयं बन जाएंगे। तो आइए समझते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हमें कुछ डीप में नहीं जाना, बस इतना जानना है कि अगर हमारा प्रश्न इससे जुड़ा हुआ हो तो हम दौड़ के एकदम लपक के उसको कर सकें। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत नामक इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1906 में मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था। हमारे अंकल जो है आपको दिख जाएंगे, मैक्स प्लैंक।
इसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने विकसित किया था, जिसके दो अंग थे, विशिष्ट अपेक्षिता यानी कि स्पेशल रिलेटिविटी और सामान्य अपेक्षिता जिसे जनरल रिलेटिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर ई की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी हो जाती है, एम इक्वल टू हो जाता है मास और सी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। इसको हम आगे क्लियर करेंगे। समझ आ गया किसके द्वारा दिया गया था, विकसित किसके द्वारा किया गया था, आपका ई इक्वल टू एम, वो आपका किसके द्वारा किया गया था, हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। सबसे पहले रिलेटिविटी शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था, यानी कि किसके द्वारा किया गया था, तो वो थे आपके मैक्स प्लैंक। ठीक है, तो क्या है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, तो ई का मतलब जो होता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी, जो किसी भी इकाई में स्थित है, यानी कि एक परमाणु से लेकर ब्रह्मांड के किसी भी पिंड में होता है। ठीक है, तो एम का मतलब क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है, और सी का मतलब क्या है, प्रकाश की गति, जिसका कितना है 1,86,000 मील प्रति सेकंड से होता है। तो इस सूत्र का मतलब हुआ कि किसी भी इकाई के कुल द्रव्यमान को यदि प्रकाश की गति के वर्ग से गुणा कर दिया जाए तो एक उस इकाई की ऊर्जा मालूम की जा सकती है। ठीक है, इक्वल टू क्या मैंने बताया, एम वो एनर्जी, एम यहाँ पर द्रव्यमान, सी आपका स्पीड और स्क्वायर आपका लाइट का मैंने स्क्वायर बताया था। ठीक है, ई का मात्रक जो है आपका जूल हो जाएगा, एम का मतलब द्रव्यमान का आपका किलोग्राम हो जाएगा, आपका ये जो स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इतना आपके लिए जानकारी काफ़ी है, थोड़ा सा और खींच लेते हैं इसको, समझते हैं यहाँ पर। तो क्या जो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो था वो सिद्ध हुआ था, क्योंकि हमारे जो सापेक्षता का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, तो इस सूत्र में आइंस्टीन ने क्या बताया था, ये कहा था कि यदि जो द्रव्यमान है उसका वेग किसके, यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा दूं, ये जो द्रव्यमान है उसका वेग प्रकाश के वेग के वर्ग के बराबर कर दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला था या फिर ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो था, जब आपके एल्बर्ट आइंस्टीन सर जो थे उस समय जब जीवित थे, तो क्या इसको सिद्ध कर सके थे इस सूत्र को, तो नहीं कर सके थे। तो इस सूत्र में आइंस्टीन ने थ्योरी यह दी थी कि ऊर्जा और द्रव्यमान क्या है, सापेक्ष हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सापेक्षता का इसी को सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि सापेक्षता के इस विशेष सिद्धांत का दावा था कि ऊर्जा को द्रव्यमान और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इससे तब यह सवाल खड़ा हुआ कि कितने द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा रूपांतरित हो सकती है, यानी कि कितने द्रव्यमान से, यानी कि मान लीजिए फोन है इसका ये कितने द्रव्यमान का, तो इस ये मान लीजिए 1 किलो का मान लीजिए ये आपका फोन है, तो इससे कितनी ऊर्जा जो है बनाई जा सकती है, तो ये क्या था, ये सिद्ध नहीं हो पाया था। यानी कि इससे कितनी ऊर्जा होगी या फिर कितनी ऊर्जा नहीं बनेगी, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी। यानी कि आइंस्टीन सर जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे, इसको खुद ही उस समय में इस थ्योरी को क्या नहीं कर सके थे, सिद्ध नहीं कर सके। तो इसको दोबारा से बता दूं, मैंने क्या बताया, इस सूत्र में आइंस्टीन ने थ्योरी ये दी थी कि ऊर्जा और द्रव्यमान क्या है, सापेक्ष है। यानी कि सापेक्षता के इस विशेष सिद्धांत का दावा ये था कि ऊर्जा को द्रव्यमान तो द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसे तब उस समय की बात है जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था, इसको दिया था। तो ये सवाल खड़ा हुआ तो कितने द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा रूपांतरित यानी कि बनाई जा सकती है और होगी भी कि नहीं होगी। मतलब आपका ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर दे तो दिया कि उससे ऊर्जा का क्या है, मान लीजिए इससे जो है, इससे क्या है, ऊर्जा बनाई जा सकती है, मतलब द्रव्यमान है इसको ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में, तो इससे बनाई जा सकती है। तो कितनी बनाई जा सकती है, अगर नहीं बनाई जा सकती है, सही बात है या कि नहीं, अगर हो भी सकता है नहीं हो सकता है, उस समय इसको सिद्ध नहीं किया जा सका था। यानी कि आइंस्टीन खुद अपने समय में इस थ्योरी को सिद्ध नहीं कर सके थे। तो क्या वर्तमान में इस थ्योरी को या इस सूत्र को, क्या ये जो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्या गलत था, तो नहीं, ये इसको बाद में आने वाले समय में सिद्ध कर लिया गया था। बस इस पे काम, जैसे परमाणु बम यानी कि एटम बम जो है बना लिया था, तो वो इसी सिद्धांत पे कार्य कर रहा था। तो कर तो लिया था, लेकिन हमें बाद में आके पता चला। तो आइए देखते हैं कब किया गया था। तो समय के साथ इस थ्योरी का शोध और प्रयोग होते रहे हैं और आखिरकार 21वीं सदी में इस सूत्र के सिद्ध होने का दावा वैज्ञानिकों ने किया है। और आइंस्टीन के थ्योरी देने के करीब 113 साल बाद फ्रेंच, जर्मन और हंगरी के वैज्ञानिकों ने सन 2018 में पुष्टि की कि
कि प्रयोगों में इस सूत्र क्या है, ये प्रमाणिक सिद्ध हुआ है। हालांकि इस सूत्र का उपयोग की बात करें, E=mc² का प्रयोग बहुत सारे आविष्कारों में होता आया है, जैसे कि आपका मैंने बताया परमाणु बम का बनाना, ये आपका E=mc² का ही एक क्या है, रूप मान सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना, यानी कि द्रव्यमान का किसमें, ऊर्जा में परिवर्तन करना। क्लियर हुआ। तो ये एक छोटा सा परिचय था सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि सापेक्षता है अपेक्षता का सिद्धांत। इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है, मुझे उम्मीद है इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। आपको साइंटिस्ट बनना नहीं, साइंटिस्ट बनने के लिए मैं अलग से क्लास ले लूँगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ ही थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मटेरियल मैंने काफ़ी तैयार कर दिया है। मैंने मार्केटिंग इसकी चैनल की नहीं की है, अब मुझे उम्मीद है कि मार्केटिंग भी करनी है ताकि लोगों तक ये माल जो है पहुँच सके, क्योंकि मेरा जो डेमो था एक तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के फ़ोन, आप लोगों का जो तरीका है, आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे ये बताता है कि लड़का जो है मेहनत जो कर रहा है वो आप लोगों के काम आ रही है, उससे आप लोग लाभ ले पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, और आसपास के जितने भी तोपची लोग हैं, जो भी हैं नवाब लोग हैं, उनसे ये टक्कर लेने की स्थिति में है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सपोर्ट इसी तरह करते रहेंगे तो हम भी जो है टक्कर पे टक्कर मारते रहेंगे और आगे जो है पहाड़ का पहाड़ जो है गिरा देंगे। तो आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने जीएस जो है कंप्लीट कर दी है, बस एक दो टॉपिक रह गए हैं, वो भी मैं जल्द खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं जीएस के लगभग 1600-1700 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका लॉ से जुड़े हुए, जिसमें एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट, आपका सीआरपीसी, आईपीसी, ये सारे मैंने करवा दिए हैं। और भी आपका किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका जीएस आता है, तो वो आपका आप इन वीडियो को देख के हल कर सकते हैं। आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पेपर फर्स्ट मैंने आपको दे दिया है, पेपर सेकंड भी आपको दे दिया है, तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। आप यहाँ पर डुबकी लगाइए, आनंद लीजिए, खुश रहिए, यहाँ रहिए या फिर गाजियाबाद रहिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आपका ये वीडियो, और इसमें हम देखते हैं छोटा सा टॉपिक होगा, हो सकता है 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाए। यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका ऊर्जा के बारे में हम आपको बता चुके हैं, द्रव्य के बारे में हम बता चुके हैं, जितने भी रिलेटिविटी थी उसके बारे में बता चुके हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बता चुके हैं, द्रव्य संरक्षण का सिद्धांत बता चुके हैं। यहाँ पर बात ये आती है कि ये कहा जाता है कि ऊर्जा को, यानी कि ऊर्जा को द्रव्य में या फिर द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है। आइए थोड़ा सा समझते हैं, जिसका फॉर्मूला जो है, यानी कि ये हमारी ऊर्जा है और ये हमारा द्रव्य है, ये बदल पाएगा इसको कि नहीं बदल पाएगा, ये मेल है ये फीमेल है, तो क्या मेल को फीमेल में और फीमेल को मेल में बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? तो सही बात है कि नहीं, क्योंकि ये जब खोज रहे थे हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन सर, जब थे बहुत मेहनत कर रहे थे, तो वहाँ मैं अगर पहुँच जाता जल्दी तो ये मैं खोज देता, क्योंकि m² शुरू किया था इन्होंने, mb² शुरू किया था और mc² जैसे ही शुरू किया वैसे ही उन्होंने, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मैंने बताया था कि इन्होंने अपना इस सूत्र को स्वयं भी नहीं पता कर पाया था कि ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता। अगर बदला भी जा सकता है तो कितने द्रव्य से कितनी ऊर्जा बनाई जा सकती थी, ये उस समय नहीं, बाद के समय में जो था प्रूव हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये सही बात है कि नहीं है, कि बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है ऊर्जा को द्रव्य में। तो मैंने क्या बताया, अब बात आती है कि ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है क्या? तो हाँ, बदला जा सकता है, लेकिन ये होगा कैसे? तो आइए इसको समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ई यहाँ पर क्या है, आपका एनर्जी यानी कि ऊर्जा, m= क्या है, आपका मास यानी कि द्रव्यमान, c आपका क्या था, लाइट ऑफ स्पीड यानी कि प्रकाश का वेग, और स्क्वायर तो आप जानते ही होंगे। ई का जो मात्रक है आपके ऊर्जा का जो है आपका जूल, आपका द्रव्यमान जो है आपका किलोग्राम, आपका c जो है आपका मीटर प्रति सेकंड, यानी कि प्रकाश का वेग जो है किससे मापा जाता है, मीटर प्रति सेकंड से आपका। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया था, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको बताया कि बदला जा सकता है। तो कैसे बदला जा सकता है? तो द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है, इसकी जानकारी जो है सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने दी थी। तो यहाँ पर हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने ये बताया, क्या दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जिसके बारे में मैंने पीछे आपको बताया था। और इस सिद्धांत के तहत, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, आपका E=mc² को ही हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। तो इस सिद्धांत के तहत, यानी E=mc² इक्वेशन इन्होंने दिया, तो इस सिद्धांत के तहत इन्होंने क्या बताया कि ऊर्जा को आपका किसमें
द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में। तो इन्होंने ये बताया, इसके तहत ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच क्या बताया था इन्होंने, संबंध बताया था। किसके बीच में, ऊर्जा और द्रव्य के बीच में क्या बताया था इन्होंने, संबंध बताया। किस क्वेश्चन के द्वारा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या कहें E=mc² के। तो इन्होंने ये बताया कि किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। फिर से बता दूं, हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने ये बताया कि किसी भी पदार्थ को, यानी कि मान लीजिए माचिस है, मान लीजिए डाबर च्यवनप्राश है, मान लीजिए हमारा जूता, इसको जो भी बोलते हो केटली है, या फिर मान लीजिए हमारा कुछ भी है, जो भी XYZ जो भी है, या फिर मान लीजिए हमारा हैमलेट है, ये हैमलेट, तो इसको क्या है कि किस में बदला जा सकता है, ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो कैसे बदला जाता है, तो आइए उसको समझते। तो इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है अगर कोई द्रव्य m द्रव्यमान का है, तो उसका वेग यानी कि वेलोसिटी c के बराबर कर दिया जाए। तो c के बराबर मतलब c के बराबर प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया जाए। तो यहाँ पर c का मतलब है प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए द्रव्य है तो इसको क्या है, ऊर्जा में बदला जा सकता है। लेकिन बदलने के लिए क्या किया जाएगा, इन्होंने ये कहा, मान लीजिए कोई द्रव्य है, उस द्रव्य जो है m द्रव्यमान का है, उसका वेग यदि प्रकाश के वेग के होल स्क्वायर यानी कि प्रकाश के वेग के वर्ग के बराबर कर दिया जाए, तो वो किस में बदल जाएगा, आपका ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। वो भी किसके रूप में, फोटोन के रूप में बदल जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। मैंने क्या बताया कि ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो एनर्जी बदलने के लिए क्या होगा, m द्रव्यमान का कोई भी क्या है, द्रव्य है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी कितनी करनी पड़ेगी, c के बराबर करनी पड़ेगी। यानी कि लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात समझ में क्या आ जाती है, यहाँ पर क्या समझ में आ जाती है कि अगर किसी वस्तु या फिर पदार्थ या फिर किसी द्रव्य का वेग c के बराबर कर दिया जाए, तो उसमें से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वह क्या होगी, E के बराबर होगी। तो साथियों ये क्या समझ में आ गया, आपको क्या समझ में आया कि पदार्थ और ऊर्जा में एक छोटा सा संबंध आपका, या छोटा सा संबंध के बारे में एक छोटा सा परिचय आपको आ गया। क्लियर हुआ कि किस तरह से मैंने बताया कि आपका क्या है, आपका क्या बनाया जा सकता है, यानी कि ग्लास है, बटरफ्लाई है, कंप्यूटर है, कॉफ़ी है, डेस्क है, चेयर है, पर्सन है, बिल्ली है, कुत्ता है, सुअर है, हाथी है, गेंडा है, किसी को भी, यानी कि जो भी मैटर है, यानी कि जो भी द्रव्य है, उसको किस में बदला जा सकता है, किस में बदला जा सकता है, उसको आपको क्या में बदला जा सकता है, ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, सीधा सा मतलब है कि बदला जा सकता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।